This website is specifically relating to various issues that can be experienced in cooperative housing societies and will benefit both the managing committee and the housing society members. Very simple language articles, draft of applications और earlier webinar videos, हमने जितने भी webinar पहले किए हुए हैं तो सारे videos हमने record करके वहाँ पे रखे हुए हैं. Anybody can check it out and more will be added as and when time permits. Please visit and support our website, that is chshelpforum.com. We have formed a bylaw committee, आप सबको पता है, और हमारे कमेटी के प्रेसिडेंट है एडवोकेट फातिमा फौजदार. तो शी इज गोइंग टू बी द वन. हम लोग जब ये वेबिनार्स वगैरह बायलॉज के ऊपर काफी कुछ चर्चा कर लेंगे, सारे पॉइंट्स बन जाएंगे, तो देन वील बी रिप्रेजेंटिंग बिफोर द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट विद द फाइनल बायलॉज दैट वी विल बी कंपोजिंग अकॉर्डिंगली. जैसे पिछले वेबिनार में हमने बताया कि हमने जब 2 वेबिनार किए तो कई लोगों ने हमें ये बोला कि भाई आप वेबिनार किया लेकिन आप वेबिनार में हर टाइम पे ये बोलते हो कि बायलॉज को एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अमेंड कर सकते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का कोई डायरेक्शन नहीं है उस चीज के बारे में, और जो रजिस्ट्रार वगैरह है उनके पास लेकर जाएंगे पेपर वर्क वगैरह, तो वो अमेंड करने का की जगह पे पूरा का पूरा बायलॉ एडॉप्ट करने का प्रोसीजर कर देते हैं, जो कंफ्यूजन हो जाता है. अब इसमें होता क्या है कि पुराने जितने भी बायलॉज हमने बनाए हुए हैं, पॉइंट्स अमेंड किए हुए हैं, तो नए बायलॉज को एडॉप्ट करने के समय पुराने अमेंडमेंट्स पूरे के पूरे खत्म हो जाते हैं उसके अंदर. आपका अगर सोसाइटी स्पेसिफिक कोई बायलॉ होगा तो वो खत्म हो जाता है. जैसे पिछली बार मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपने लेटर से इंटरेस्ट, कई सोसाइटी मोस्टली इंटरेस्ट के बायलॉ को अमेंड वगैरह करते रहते हैं, तो अगर हम उस जगह पे अगर हम ये सोचते हैं कि हमने जो 21% इंटरेस्ट का 12% कर दिया हुआ है, तो हमने जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन किया, नोटिस एजेंडा निकाला सेक्शन 75 के अंतर्गत और सेक्शन 72 के अंतर्गत हमने बायलॉज को अमेंड किया, और बाद में हमने उसे बायलॉज अडॉप्ट करने के लिए भी अमेंड करने के लिए भी रजिस्ट्रार के पास ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ कर दिया. आपने ये कर दिया, 12% वाला कर दिया. 2-5 साल के बाद में कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के बायलॉज या कोई एसोसिएशन के बायलॉ एज इट इज कंडीशन में अडॉप्ट कर लेते हैं. अब उस बायलॉ में कैसा है कि उसमें 21% लिखा हुआ है, तो आपका जो पहले वाला रेजोल्यूशन पास किया हुआ है, अमेंडमेंट किया हुआ बायलॉज, वो नल एंड वॉइड हो जाता है. तो दैट इज व्हाई देयर इज नो प्रोविजन, कानून में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं जिसमें आप बायलॉज को अमेंड कर सको, अडॉप्ट कर सको. बहुत से सेक्शंस हैं एमसीएस एक्ट में और रूल्स हैं, मैं आपको वेरी ब्रीफली बता देता हूँ कि सेक्शन ब्रैकेट 2(5) के अंडर में बायलॉज का डेफिनेशन दिया हुआ है. सेक्शन 13 के अंडर में बायलॉज अमेंड करने का प्रोसीजर दिया हुआ है. सेक्शन 14 के अंदर रजिस्ट्रार को पावर दिया हुआ है, बायलॉज को रजिस्ट्रार को पावर दिया है कि कैसे अमेंडमेंट करा जाए. और सेक्शन 16 में ये दिया हुआ है कि सोसाइटी अपने बायलॉज अमेंड कर सकती है. ये सारे सेक्शंस में कहीं पर भी ये नहीं, जो शब्द है एडॉप्ट, वो कहीं पर भी नहीं दिया हुआ, बट एडॉप्शन का अमेंडमेंट का पक्का दिया हुआ है. ऑल द सेक्शंस जो भी मैंने अभी बताया आपको, 4-5 सेक्शंस, तो सारे में बायलॉज को अमेंड करने का प्रोविजन दिया हुआ है. सिमिलरली एमसीएस रूल्स 1961 के अंतर्गत में रूल नंबर 8 में दिया हुआ है कि किस तरह से बायलॉज को अमेंड किया जा सकता है. रूल नंबर 9 बोलता है कि आपका सोसाइटी का जो सबसे पहला बायलॉ रहा होगा एक जमाने में, 10 साल 20 साल 50 साल पहले, वो बायलॉ आपका फर्स्ट बायलॉज रहेगा और वही परमानेंट बायलॉज बना रहेगा. और उस बायलॉज को आप जितने मर्जी चाहे आप उसको कीप ऑन अमेंडिंग कर सकते हो. मतलब एक बार बायलॉ अडॉप्ट हो गया रूल नंबर 9 के अंतर्गत, तो वो बायलॉ परमानेंट हो जाता है, और उसके बाद में सोसाइटी सेक्शन और जो रूल्स बताए मैंने अभी आपको, उसके अंतर्गत वो बायलॉज अमेंड आप करते जा सकते हैं. एक बार नहीं, आप 50 बार भी अमेंड कर सकते हो. अमेंडमेंट का जो प्रोविजन दिया हुआ है रूल 12 में दिया हुआ है और रूल 13 में दिया हुआ है. आपको एक चीज और भी बता दूं कि हाउसिंग सोसाइटी को अभी ऑटोनोमस फंक्शनिंग अथॉरिटी का दर्जा दिया गया हुआ है सेक्शन 227 में, रेड विथ 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. तो जो भी आप बायलॉज को अमेंड करेंगे वो दूसरे कोई भी कानून को के विपरीत आप नहीं कर पाएंगे. मतलब दूसरे कौन से कानून है, जैसे एमसीएस एक्ट और रूल्स के अलावा और कौन से कानून है, बीएमसी है, फायर एक्ट है, एमआरटीपी है, इनकम टैक्स है, जीएसटी है, प्रोफेशन टैक्स है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, वगैरह वगैरह. जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप
बायलॉज को अमेंड करते हो, ठीक है, 2 फ्लैट को हम एमलगेमेशन का परमिशन देते हैं, हमारे हाउसिंग सोसाइटीज के बायलॉज में परमिटेड है, बट वो अमेंडमेंट बीएमसी, फायर और एमआरटीपी कानून के विरुद्ध है, इसलिए वो वाला पर्टिकुलर अमेंडमेंट जो दूसरे कानून के विरुद्ध में है वो आप अपने बायलॉज में अमेंड नहीं कर पाओगे। बायलॉज को अमेंड करना है वो सेक्शन 75, वो सेक्शन 72, रेड विथ रूल 13 एंड रेड विथ रूल 12, मतलब ये सारे सेक्शंस के अंतर्गत ही आप अपने बायलॉज वगैरह अमेंड कर सकते हैं। सिर्फ जनरल बॉडी में रेजोल्यूशन पास करने से आपका बायलॉज अमेंड नहीं हो जाता। जैसे आपने उदाहरण के तौर पे एक रेजोल्यूशन पास किया कि ये वाले ऑफेंस का ये पेनल्टी है, या ये वाले एनओसी का इतना एनओसी चार्जेस है, तो एनओसी चार्जेस देने का प्रोविजन बायलॉज में होना चाहिए। अमाउंट आप जनरल बॉडी के रेजोल्यूशन में आप चेंज कर सकते हैं। जैसे सर्विस एंड मेंटेनेंस का क्लॉज बायलॉज में अवेलेबल है, बायलॉ नंबर 65, 66, 67 तक में अवेलेबल है वो, लेकिन अमाउंट डालने का प्रोविजन नहीं है। इसके लिए वो जनरल बॉडी में आप अमाउंट पास कर सकते हो, लेकिन आप जनरल बॉडी में ये पास नहीं कर सकते हो कि सर्विस एंड मेंटेनेंस चार्जेस हम लेंगे ही नहीं, तो कोई कोई चीजें वो गैर कानूनी हो जाती है। तो ये सब बायलॉज में समझना जरूरी है। आई जस्ट रिपीट कि अगर आपने जनरल बॉडी में कोई रेजोल्यूशन पास किया है जो कि बायलॉज को अफेक्ट करता है, जो बायलॉज में एग्जिस्टिंग है पॉइंट, तो उसको बायलॉज में अमेंड करना जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ जनरल बॉडी को रेजोल्यूशन पास कर देना ऐसी चीजों के लिए सफिशिएंट नहीं है और गैर कानूनी होगा, और ना तो वो लीगली इन्फोर्सेबल होगा। जैसे आपने कुछ एक चार्जेस लगा दिया, मानो जैसे आजकल बहुत सी सोसाइटीज लगाती है लीगल चार्जेस, सिर्फ एक मेंबर को लगा दिया, 100 मेंबर की सोसाइटी है और सिर्फ एक ही मेंबर को लगा दिया, तो वो परमिसिबल नहीं है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना भी जरूरी है। सो lots of friends have sent me some data on the WhatsApp and other things. I will invite them, वो जो ज्वाइन करना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे एक अपने फ्रेंड है मिस्टर नितिन राणे। मिस्टर नितिन राणे, आप आर यू देयर राइट नाउ? हाँ वो सर। राणे साहब बोलिए, आपके क्या क्या पॉइंट्स हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं पहले। एक्चुअली मेरा आवाज बराबर आ रहा है क्या? क्योंकि मेरे रीजनेबल आ रहा है सर। आवाज है यहाँ पे। ओके, आपको सुनाई दे रहा है क्या? हाँ मुझे सुनाई दे रहा है सर, बोलिए आप। पॉइंट्स छोटे छोटे भी बहुत सारे पॉइंट्स निकल गए। एक अपना जो मेंबर का डेफिनेशन है बायलॉज में, ओके, उसमें अभी जॉइंट मेंबर वो ऐड होना चाहिए। एसोसिएट मेंबर तो पहले से ही है। प्रोविजनल मेंबर एक नया डेफिनेशन आया है अपने एमसी एक्ट में, वो भी इंक्लूड होना चाहिए। ओके, और क्लियर कट उनके राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी, राइट रहते तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, तो वो भी उसमें आना चाहिए। ओके, एसोसिएट मेंबर है उनको वोटिंग का राइट है, इलेक्शन में भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन प्रोविजनल मेंबर वोटिंग दे सकते हैं लेकिन इलेक्शन में खड़े नहीं दे सकते। ये सब चीजें बायलॉज। ओके, और भी आपके दूसरे पॉइंट्स थे। आपने एक बताया था कि बायलॉ नंबर 3 में फैमिली का डेफिनेशन बताया था, तो आपने बोला था कि डेफिनेशन ऑफ फैमिली इन इंग्लिश एंड मराठी में सेम होना चाहिए। थोड़ा सा उसके बारे में खुलासा करिए अपने दोस्तों के लिए। उन्होंने मुझे जो पॉइंट भेजे थे राणे साहब ने, उसमें ऐसा था कि डेफिनेशन ऑफ फैमिली अंग्रेजी में और मराठी में सेम टू सेम होना चाहिए। जैसे उन्होंने टेक्निकल पॉइंट रेस किया, मराठी में हस्बैंड ब्रदर एंड सिस्टर इज नॉट इंक्लूडेड, whereas in English bylaw, मतलब मराठी के बायलॉ में है कि आपकी आवाज सैंपल फॉर्म्स वगैरह तो बायलॉज में आ जाए। आपने ये बताया हुआ है कि मराठी बायलॉज में हस्बैंड ब्रदर मतलब पति का हस्बैंड ब्रदर, पति का ब्रदर और भाई बहन उसके जुड़े नहीं है। whereas अंग्रेजी में ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ इंक्लूड किया हुआ है। तो ये एक छोटी टेक्निकलिटी है, इसको आपने बराबर बताया, इसको खुलासा होना जरूरी है। तो दूसरा आपका एक पॉइंट था, ट्रांसफर प्रीमियम शुड नॉट बी पेएबल
Transfer premium should not be payable when flat is transferred to a family member without any consideration, but should be payable when flat is sold to family member. उनका ऐसा कहना है कि जो ट्रांसफर प्रीमियम लगता है, शेयर ट्रांसफर प्रीमियम 25,000 का मुंबई में, उनका ऐसा कहना है कि इट शुड नॉट बी पेएबल अगर फैमिली मेंबर जो डेफिनेशन में दिया हुआ है बायलॉ नंबर 327 में, तो वो अगर फ्लैट ट्रांसफर फैमिली मेंबर को होता है तो उसका शेयर ट्रांसफर प्रीमियम नहीं लगना चाहिए. बट अगर वही फ्लैट फैमिली मेंबर को बेचा जाता है, द वर्ड इज सेल, तो ट्रांसफर प्रीमियम लगना चाहिए. इस पे आई थिंक हम लोग को चर्चा करना चाहिए. एनीबडी कैन यस मिस्टर मोरे प्लीज स्पीक. हाँ, रिगार्डिंग दिस व्हाट आई फील इज कि अगर फैमिली मेंबर्स में हो रहा है एज पर द बायलॉज के हिसाब से, फैमिली व्हाट मिस्टर राणे हैज सेड, वी शुड नॉट चार्ज देम. एंड एक्चुअली इट इज नॉट चार्ज इफ आई एम नॉट रॉन्ग. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. हाँ सर, हेमंत सर. बायलॉज में तो प्रोविजन ऐसे ही दिया हुआ है कि फैमिली मेंबर को अगर मेंबरशिप ट्रांसफर करते हैं, फैमिली मेंबर को मेंबरशिप ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि फ्लैट का सेल का, गिफ्ट का, इसका उसका हाउसिंग सोसाइटी में कोई प्रोविजन नहीं, ना तो अधिकार है. हाउसिंग सोसाइटी मेंट ओनली एंड ओनली फॉर मेंबरशिप पर्पसेस. तो अगर वो मेंबरशिप ट्रांसफर करते हैं गिफ्ट डीड के आधार पे या सेल डीड के आधार पे या तो टैक्स करना चाहिए रिलीज डीड के आधार पे, तो आप ट्रांसफर एक्चुअली कर रहे हो तो आप मेंबरशिप ट्रांसफर कर रहे हो. और जो बायलॉज में प्रोविजन दिया हुआ है तो मेंबर फैमिली मेंबर से शेयर ट्रांसफर प्रीमियम नहीं लिया जाएगा. अब जो लेना है वो क्या बचता है, मेंबरशिप एंट्रेंस फीस, वो जो 100 रुपया वाला है, राइट. और दूसरा है मेंबरशिप ट्रांसफर फीस. 3 चीज है ना उसके अंदर, एक तो मेंबरशिप एंट्रेंस फीस है और एक मेंबरशिप ट्रांसफर फीस है और एक शेयर ट्रांसफर प्रीमियम है. राइट. तो फैमिली मेंबर हो या नहीं हो, मेंबरशिप एंट्रेंस फीस और ट्रांसफर फीस ये तो दोनों तो लेना ही लेना है, नहीं तो आप रजिस्टर में ट्रांसफर कैसे करोगे, है ना. और आपका वो सोसाइटी का ऑडिटर उस चीज के लिए ऑब्जेक्शन लेगा कि आपने मेंबरशिप फीस लिए बगैर एंट्री कैसे डाला सोसाइटी के रजिस्टरों में. और शेयर ट्रांसफर प्रीमियम उसमें है जो मेंबर नहीं है. फॉर एग्जांपल अगर हम ये भी बात करें कि एक फ्लैट अनिल शर्मा का है और उसने किसी और का फ्लैट लिया, वो एग्जिस्टिंग मेंबर है, वो एग्जिस्टिंग मेंबर है. वो अगर एग्जिस्टिंग मेंबर है वो, तो वो ये क्लेम करता है कि मैं तो सोसाइटी का एग्जिस्टिंग मेंबर हूं, मैं शेयर ट्रांसफर प्रीमियम नहीं दूंगा. पर वो फैमिली मेंबर के डेफिनेशन में नहीं आता उस वाले फ्लैट के लिए. जैसे अनिल शर्मा फ्लैट नंबर 101 में रह रहा है और वो खरीदता है फ्लैट नंबर 801, ये और किसी का है. अगर वो और किसी का है तो वो और किसी का फैमिली मेंबर नहीं है, लेकिन वो खरीद लेता है. लेकिन वो ये क्लेम करता है कि मैं तो आपका एग्जिस्टिंग मेंबर हूँ. नो, हाउ इज इट पॉसिबल? मतलब ये बोलना भी गलत है ना. बाइंग एंड सेलिंग होता है. एक्सक्यूज मी सर, कई सोसाइटियों में ये चीज लेते हैं, उस चीज के अंदर ये जस्टिफिकेशन देते हैं कि भाई ये तो हमारा एग्जिस्टिंग मेंबर है, इसको हम शेयर ट्रांसफर प्रीमियम को ले ले. तो ये गलत है, इसके लिए इसका खुलासा भी शायद बायलॉज में होना जरूरी है. यही मतलब रहा होगा राणे साहब का जो मतलब था, नितिन राणे साहब का, शायद उसका यही मतलब था कि भाई क्लैरिटी लेके आना चाहिए कि किससे शेयर ट्रांसफर प्रीमियम लेना है और किससे नहीं लेना है. तो बायलॉज में इसका खुलासा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटेल्स में करना जरूरी है. एनीवे, मिस्टर अशोक शर्मा आप कुछ बोल रहे थे. जी सर, गुड इवनिंग, आप सभी को नमस्कार, होली की शुभकामनाएं. मैं ये बोल रहा था सर कि जहाँ कोई फ्लैट को खरीदने या बेचने का डीड बनता है, सेल डीड अगर तैयार होता है, तो उनको ट्रांसफर प्रीमियम देना ही चाहिए, फैमिली मेंबर हो या कोई और मेंबर हो. उसी को एग्जाम्पशन दिया हुआ है. अगर आप बायलॉ 38 को देखेंगे तो उसी का एग्जाम्पशन उसने दिया हुआ है ना. अभी सरकार ने भी ये एग्जाम्पशन दिया हुआ है उसके अंदर, अभी तक मतलब 31 मार्च तक ये एग्जाम्पशन दिया हुआ है कि अगर फैमिली मेंबर है, इमीडिएट फैमिली मेंबर, तो उसको गिफ्ट डीड और गिफ्ट डीड में कंसेशनल स्टैंप ड्यूटी है. आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र में अगर गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट करता है पिता अपने बच्चों के नाम पे, पिता अपने हस्बैंड अपने बीवी के नाम पे, तो उसको सिर्फ 200 रुपए स्टैंप ड्यूटी देना है और 200 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस देना है. तो ये गवर्नमेंट ने खुद ही कंसेशन दिया हुआ है इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक के लिए कि फैमिली मेंबर के अंदर आप करते हो तो सरकार की तरफ से आपको ये कंसेशन है. ये अभी तक तो 31 मार्च तक का दिया हुआ है. अगर कोई चेंजेस आना होगा तो अभी थोड़े दिनों में पता चल जाएगा. तो सेम टू सेम
अगर आप सर उसमें Okay. ऐसा बोलिए शर्मा साहब। मेरा सर ऐसा ऐसा समझना है उसको, मैंने पढ़ा है उसको कि अगर हम गिफ्ट डीड बनाते हैं, ट्रांसफर करते हैं फैमिली मेंबर के नाम एज ए गिफ्ट, तो अलग बात है, और वो खरीदने बेचने का जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें देना चाहिए। और ऐसे ट्रांसफर का जैसे बेटा बाप अपने बेटे को दे रहा है या पति पत्नी को दे रहा है गिफ्ट डीड, उसमें नहीं होना चाहिए। उसमें जो रूल में दिया है वो सही है, लेकिन अगर वो ट्रांजैक्शन बेचने का हो रहा है, सेल डीड के साथ तो ये प्रीमियम का पैसा देना ही चाहिए। वो खरीदने बेचने का जब उनके बीच में हो रहा है तो सोसाइटी को दिया है। ऐसा उसके मेरा ऊपर थोड़ा सा खुलासा करिए, अगर मैं क्योंकि गलत आप हूं तो sorry। दे रहे हो अपने परिवार वालों को ही दे रहे हो, आप अपने परिवार वालों को ही दे अपने रहे हो, परिवार वाले को बेच रहा हूँ सर। बेच रहा सर हूँ। मैं दे रहा हूँ और बेच रहा हूँ, वो फर्क है। यस, जी सर। ओके। तो आपका कहना ऐसा है कि बायलॉज में ये भी प्रोविजन होना चाहिए कि फैमिली मेंबर को अगर सेल कंपोनेंट से गया हुआ है प्रॉपर्टी, तो मेंबरशिप ट्रांसफर के वक्त शेयर ट्रांसफर प्रीमियम लेना चाहिए। बिल्कुल डेफिनेटली सर। ठीक, ओके। मिस्टर गौर, सत्यनारायण गौर साहब। हाँ जी, हाँ जी सर। अच्छा, मैं ये सर। कह रहा हूँ कि एक तो ट्रांसफर होता है और एक ट्रांसमिशन होता है, क्यों? जहाँ पे सेल कंपोनेंट आता है उसको अपन ट्रांसफर कहते हैं, और ट्रांसमिशन फैमिली मेंबर को देते हैं तब ट्रांसमिशन माना जाता है, ऐसा है? गौर साहब, ऐसा है कि ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन इज लिटरली द सेम वर्ड। अच्छा, हाँ ओके। और कभी कभी क्या करते हैं कि एक समय ऐसा था कि शेयर का ट्रांसमिशन हुआ करता था, जैसे कंपनीज एक्ट वगैरह में हो गया, हाँ हाँ। या टेनेंट पार्टनरशिप सोसाइटीज में वगैरह हो गया। ओके, तो वो ट्रांसमिशन का वर्ड यूज करा करते थे, पर आजकल अभी ब्रॉडली ट्रांसफर माना जाता है। यहाँ, क्योंकि साधारण लैंग्वेज में हम उसे ट्रांसफर ही माना जाता है। वैसे आपका क्या ओपिनियन है, जो अशोक शर्मा साहब ने बताया हाँ, कि जैसे सेल डीड में अगर अपने को सोसाइटी का भरा देखना है तो 25,000 का प्रीमियम लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर विद कंसिडरेशन अगर ट्रांसफर होता तो लेने में कोई बुराई नहीं है। और इसके अलावा चर्चा से जो निकल के आ जाए वो मानना पड़ेगा अपने को। और एक छोटी सी क्वेरी और है सर, कि Yes, एंट्री फी जो अपन 100 रुपया लेते हैं, बराबर, Yes, sir. इसमें अगर जॉइंट मेंबर 2 हो गए या 3 हो गए या 4 हो गए तो ये 100 रुपये का फिगर बढ़ते जाएगा। Yes, एक sir. में 100, हाँ, वो जानना था मुझे सर। बिकॉज उस एंट्री फीस का मतलब ये है हाँ कि वो जॉइंट मेंबर्स का अरेंजमेंट चलता जाएगा। अगर आप एंट्री फीस नहीं लोगे, जैसे मानो एग्रीमेंट में 4 नाम है, हाँ ठीक है, A1, A2, A3, A4, और आपने 100 रुपये लिया, तो आई रजिस्टर में आप किसका नाम रिफ्लेक्ट करोगे? जिसमें आपको एंट्री फीस दिया हुआ है। राइट। तो अगर तीसरे ने, दूसरे, तीसरे, चौथे ने नहीं दिया हुआ है तो उसका नाम आई रजिस्टर में नहीं आएगा। अब उसका परिणाम ऐसा होता है, एग्रीमेंट में बना रहेगा, सेल डीड में बना रहेगा, गिफ्ट डीड में बना रहेगा, रिलीज डीड में बना रहेगा, प्रोबेट से पहले सब में बना रहेगा, प्रॉब्लम। लेकिन सोसाइटी के रजिस्टर में एंट्री फीस मिलने के बाद ही उसका नाम आई रजिस्टर में आएगा, और तभी वो ट्रांसफर होगा। अब ट्रांसफर होने के लिए आपको मेंबरशिप ट्रांसफर फीस भी लेना जरूरी है, वो 500 रुपए वाला। 500 वाला। और ये दोनों आइटम तो रिफ्लेक्ट होगा ही होगा, आई सोसाइटी खर्चा नहीं कर पाएगी ये दोनों आइटम, ये बैलेंस शीट में रिजर्व में हमेशा पड़ा रहेगा। पड़ा रहेगा। लेकिन जो शेयर ट्रांसफर प्रीमियम है ये बायलॉ डिपेंडेंट है। हम लोगों को आगे ये भी चीज चर्चा करना चाहिए कि अगर शेयर ट्रांसफर प्रीमियम लिया है सोसाइटी किसी मेंबर से, तो वो सोसाइटी रिजर्व में रख दे उसे, या उसे रूटीन खर्चा के लिए यूज करे, या तो रिजर्व फंड में ट्रांसफर करे। तो इसके बारे में अगर किसी का कुछ ओपिनियन है तो आप गौर साहब आप पहले बताइए, अगर आपका कोई ओपिनियन है। सर जनरली ये अपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया ही जाता है। पता नहीं ट्रेडिशन है कि क्या है, लॉ क्या कहता है, लेकिन जनरली ट्रांसफर किया जाता है। ओके, टिपिकली कैसा होता है कि आपका सोसाइटी का एक बजट है, सेक्शन 75 के अंदर में बजट प्रोजेक्शन दिखाते हैं हमेशा। राइट। अब बजट प्रोजेक्शन में कैसा है कि 100 रुपए सिक्योरिटी का खर्चा होना है, तो सोसाइटी के मेंबर से भी 100 रुपए लेना है, ताकि वो लेवल हो जाए, पारी पासू हो जाए वो चीज। इधर से आया, इधर से चला गया। तो सोसाइटी इज नॉट मेंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। जो सभी को पता है कि हाउसिंग सोसाइटीज में प्रॉफिट एंड लॉस नामक कोई चीज नहीं होती है, जो आया उसी को खर्चा कर देना है। अब वो शेयर ट्रांसफर का प्रीमियम का अगर आपने पैसा खर्चा कर दिया, तो अभी उसमें वो खर्चा करोगे आपके सर्विस और मेंटेनेंस के प्रति, तो आपका वो सरप्लस हो जाएगा, क्योंकि शुरू में जो आपने बजट प्रोजेक्शन बनाया सेक्शन 75 के अंतर्गत, उसमें आपको एक्सेस ओवर एक्सपेंडिचर दिखाई देंगे, तो वो आप फिर रिजर्व फंड में ट्रांसफर करोगे।
इससे अच्छा तो क्या होता है कि जैसे शेयर कैपिटल है, तो शेयर कैपिटल अपने बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड में दिखा है शेयर कैपिटल, मेंबरशिप एंट्रेंस फीस दिखाया, मेंबरशिप ट्रांसफर फीस दिखाया, और उसी के नीचे कॉलम जोड़ो शेयर ट्रांसफर प्रीमियम, शेयर ट्रांसफर प्रीमियम, और उसका एवरेज भी अलग से बनाना है आपको। और एवरेज अलग से बनाओगे तो जब कभी इवेंचुअलिटी में, कभी मुसीबत के समय या एक्स्ट्रा फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, तो उस समय जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन पास करके शेयर ट्रांसफर प्रीमियम 25,000 रुपए वाला जो है प्लस उसका जो इंटरेस्ट जो जमा है, प्रॉपर रेजोल्यूशन पास करके आप उसे यूज कर सकते हो। सिमिलरली वो जो रिजर्व फंड है वो भी ऐसे ही रेजोल्यूशन पास करके आप यूज कर सकते हो, नॉट फॉर योर रूटीन खर्चे। अब रूटीन खर्चा देखना है तो कहाँ कैसे समझना है आप लोगों को कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में लेफ्ट हैंड साइड में कितने ही ढेर सारे एक्सपेंडिचर के हेड दिए हुए हैं, गार्डनिंग का दिया हुआ है, पगार पानी का दिया हुआ है, बिजली का दिया हुआ है, वगैरह वगैरह। तो ये सब आपके रूटीन एक्सपेंडिचर है। ये सब रूटीन एक्सपेंडिचर के लिए आपका रूटीन कंट्रीब्यूशन यूज करना है आपको। तो ये पर्टिकुलर चीज का खुलासा इस समय बायलॉज में नहीं है, विच आई थिंक कि होना चाहिए ताकि सोसाइटी के मेंबर को ये पता चले कि हम किस किस चीज का खर्चा हम लोगों को किस कहाँ से निकालना चाहिए। राइट सर। अब कई बार ऐसे हो जाता है कि इफ इनकम एक्सीड्स एक्सपेंडिचर, सॉरी इनकम ज्यादा हो गई है ना, और फिर बाद में प्रॉफिट दिखाया जा रहा है इनकम टैक्स के अंदर, तो जो 25% है वो इमीडिएटली जनरल रिजर्व में जाना ही चाहिए, लेकिन ऐसा बायलॉज में कहीं पे लिखा हुआ शायद नहीं है। हाँ, तो प्रैक्टिस, हाँ, what is your opinion? Should we incorporate this in the bylaws? सर्टेनली डेफिनेटली जाना चाहिए ना जनरल, हाँ बायलॉज में इनकॉर्पोरेट होना चाहिए ये आइटम Okay. कि 25% इमीडिएटली, मतलब We understand कि अगर आपका कोई रिजर्व आपने शेयर ट्रांसफर प्रीमियम भी है 25K का, कई सोसाइटीज ज्यादा भी ले रही है अलग अलग हेड के अंडर में, जैसे कोई लेता है डेवलपमेंट फंड में ले लेता है, कोई कॉर्पस फंड बढ़ाने की बात करता है वगैरह। तो अलग से फंड लेने का प्रोविजन ऑलरेडी है। अभी 2019 के अमेंडमेंट में, जुलाई के अमेंडमेंट में ये प्रोविजन कर दिया है कि आप अलग अलग हेड का अकाउंट बना के उसमें फंड आप जमा कर सकते हैं। पहले ये नहीं था, लेकिन अभी है। लेकिन सर कहीं तो लिखा हुआ है कि एट द टाइम ऑफ ट्रांसफरिंग दिस थिंग मेंबरशिप आप किसी भी तरीके से कोई भी डोनेशन के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। हाँ, Agreed. But simultaneously, if a general resolution is passed कि सारे मेंबर से कॉर्पस फंड लेना है 100 रुपया, तो वो परमिटेड है। अगर सारे मेंबर से ये लेना है कि इतना पैसा इस पर्टिकुलर काम के लिए लेना है, अलग अलग हेड ऑफ फंड्स बनाना है, जैसे अपना सिंकिंग फंड कैसे बना हुआ है, जैसे रिपेयर फंड कैसे बना हुआ है, जैसे कॉर्पस फंड है, वैसे अलग अलग फंड भी आप कर सकते हो उसके अंदर में। मोरे साहब आप कुछ कह रहे थे? अनम्यूट योरसेल्फ। मेरा एक सजेशन था कि इफ यू गो बायलॉज वाइज नंबर 1 to 5, 5 to 6, तो क्या होगा ना, आपकी जो वीडियो क्लिप भी बनेगी उसमें हर एक चीज का हम लोग को समझ में आएगा कि क्या क्या चेंजेस चाहिए। अभी हम लोग हेपोजाइडली जा रहे हैं, नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन लग रहा है मुझे ऐसे कि कभी मेंबर्स पे आते हैं, कभी रिजर्व फंड पे आते हैं, कभी ट्रांसफर में आते हैं। तो इफ यू गो बाय द बायलॉज 1 to 10 लेंगे भाई, और 10 में जो भी है, अगर देयर इज नो नीड ऑफ एनी चेंजेस देन वी कैन गो अहेड। तो ऐसा करते करते हम लोग बायलॉज को भी अपडेट हो जाएगा और लोगों को भी समझ में आएगा जो भी वीडियो क्लिप देखें। ये मेरा सजेशन है, पर्सनल सजेशन। एग्जैक्टली, आपका सिमिलर सजेशन एक हमारे फ्रेंड है हेमंत बेरजी, उन्होंने भी वैसे ही मुझे मैसेज किया था कि पॉइंट वाइज लेना चाहिए। बट इस समय हम लोग वो नहीं कर पा रहे क्योंकि एसेंशियल जो है इस समय ये हमारा चर्चा का विषय चल रहा है। जब हमारी बायलॉ कमेटी की मीटिंग्स होगी, अलग से हम करने वाले हैं, उसमें हम पॉइंट्स लेके ये सारी चीजें हम उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे। अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसका ट्रांसक्रिप्ट हम बना रहे हैं, है ना, राइटिंग में हम उसका ट्रांसक्रिप्ट बना रहे हैं, और फिर हम उस चीज को बायलॉ की स्पेशल जो हमारी कमेटी है, जैसे शायद आप भी बायलॉ की कमेटी में है और सत्यनारायण साहब भी हमारे कमेटी में जुड़े हुए हैं, तो उस समय हम लोग ये सारे पॉइंट्स सीरीज में लेंगे और फाइनल करेंगे। ये बायलॉज की जो मीटिंग हो रही है आज हमारे, हम जो कर रहे हैं, ये 1 या 5 या 10 मीटिंग में पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि कई अलग वेरियस व्यूज आ रहे हैं। जैसे अभी मैंने पिछली बार बताया कि विकारियस लायबिलिटी का प्रोविजन होना चाहिए बायलॉज में, कि भाई ये
मैनेजिंग कमेटी ने नहीं किया तो उसके ऊपर ये पेनल्टी होना चाहिए। तो मुझे प्राइवेट मैसेजेस इतने ढेर सारे आए कि नहीं नहीं ये नहीं करना चाहिए, हम लोग तो ऑनरेडी काम कर रहे हैं साथ, हम लोग तो मुफ्त में काम कर रहे हैं अपने परिवार को टाइम वगैरह दे जाके। पर अगर हम ये नहीं करते हैं तो क्या होता है कि आज के दिन में जो डिस्प्यूट्स बढ़ते जा रहे हैं, जो ग्रीवेंसेस है मेंबर्स के, मेंबर्स के एक पर्टिकुलर ग्रीवेंस कैसा है कि सर मैंने सोसाइटी को एनओसी के लिए अप्लाई किया, वो मैनेजिंग कमेटी सेक्रेटरी चेयरमैन उस पर बैठा हुआ है इतने टाइम से, जवाब ही नहीं देता है। तो नाउ वी नीड टू, अब निष्कर्ष क्या निकलता है इसके अंदर, कंक्लूजन क्या निकलता है कि कोई कोई काम को टाइम बाउंड करना आवश्यक हो गया। राइट। तो टाइम बाउंड अगर आप करते हो तो टाइम बाउंड के लिए उसका पेनल्टी फिक्स करना भी जरूरी है, नहीं तो अगर आप पेनल्टी नहीं फिक्स करते हो तो टाइम बाउंड करने का कोई अर्थ ही नहीं रहता है उस चीज को। नहीं, फिर सर मेरा सजेशन ऐसा है कि टाइम बाउंड अगर कर देते हैं तो उसमें वो भी लिख देते हैं कि क्योंकि पेनल्टी, देखो पेनल्टी आप लगाओगे तो कमेटी में कोई आएगा, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी कमिटी मेंबर टू बी प्रेजेंट और टेक अ डिसीजन। Emergency, only in the emergency people come together because there is a shortage of water or electricity, then only सब जन एक साथ आते हैं। So when we are doing time bound, so we will make it sure कि time bound है, इतना दिन से नहीं मिला है, it is assumed। तो टाइम बाउंड ड्यूरेशन है, अगर ऐसा एप्रीहेंशन है कि भाई मैनेजिंग कमेटी को तकलीफ होने वाली है तो टाइम बाउंड का ड्यूरेशन एक रीजनेबल रख दीजिए। जैसे मानो आपको पासपोर्ट के लिए एनओसी चाहिए, ठीक है, मिस्टर मोरे को पासपोर्ट के लिए एनओसी के लिए अप्लाई किया सोसाइटी में, अब जाना है, अगले हफ्ते जाना है, मेरे बच्चे को देखने जाना है, मेरी बीवी को देखने जाना है या मेरे परिवार को देखने जाना है। पासपोर्ट आपको पता होगा कि पासपोर्ट वाला आजकल तत्काल में आपको 1.5 दिन में पासपोर्ट देता है, सवेरे अप्लाई करो 8 बजे और अगले दिन शाम को आपको एक्सप्रेस कोरियर से पासपोर्ट घर पे आ जाता है। पासपोर्ट के लिए सोसाइटी की एनओसी की आवश्यकता नहीं है, पर एक उदाहरण के तौर पे अगर हम ये समझते हैं कि अगर एनओसी की आवश्यकता है और मैनेजिंग कमेटी वो आपकी अर्जी एप्लीकेशन पे 1.5 महीना बैठ जाती है, उस पर काम नहीं करती है, तो क्या करना चाहिए? तो ये सारी चीजें हम लोगों को डिस्कस करना है आज। टाइम बाउंड येस और नो, इफ येस तो पेनल्टी क्या? बोलिए मेरे साथ। नहीं, फिर आज पर जो सिचुएशन, लाइक सपोज आपने जैसे बोला कि पासपोर्ट के लिए चाहिए, so let the member go and do the application, take the receipt, stamp and signature of whoever present, manager or whoever the responsible, Okay. and that should be considered as a NOC for some sort of issues. Whereas there is a really required the managing committee to check back records of the this thing, like NOC for the loan or anything, कि भाई इसका कोई ड्यू नहीं है, डिफॉल्टर नहीं है, for that we can charge him। ऐसा मेरा सजेशन। तो कंक्लूजन में क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि आपको 10 प्रकार के अलग अलग एनओसीज चाहिए, ठीक है, एक गैस के लिए चाहिए, हाँ, प्रॉपर्टी टैक्स ट्रांसफर के लिए चाहिए, बीएमसी प्रॉपर्टी टैक्स का रिसिप्ट को ट्रांसफर के लिए चाहिए, एक स्कूल के एडमिशन के लिए भी चाहिए, एक इसके लिए चाहिए, एक उसके लिए चाहिए। आपने अर्जी कर दिया तो एनओसी का चार्जेस मैनेजिंग कमेटी को नहीं सर, उसमें वो एडवांटेज क्या होगा कि मैनेजिंग कमेटी को अभी सब दिन ऑफिस जा रहे हैं और उसमें कोई आता है बोलता है सर मेरे को एनओसी चाहिए अभी दे दो, तो मुझे फिर मैनेजिंग कमेटी में पूछना पड़ेगा, फिर उसमें प्रॉब्लम होती है। हाँ भाई ये क्राइटेरिया है, इसके लिए खाली उसको स्टैम्प रिसीव करके सिग्नेचर देंगे तो भी चलेगा। समथिंग लाइक दैट वी शुड मेक हेडिंग वाइज, जैसे आपने बताया बैंक के लिए। should we give a time bound activity in the bylaws for every activity that a managing committee member does and a ordinary member does? जैसे उदाहरण के तौर पे आपको एनओसी चाहिए तो मेंबर के लिए भी क्राइटेरिया फिक्स करिए कि सर आपको ये फॉर्मेट में देना है एनओसी के लिए, एंड यू विल बी गिवन एनओसी provided you are not a defaulter, provided your name appears in the IA register, provided there is no statutory authorities notice lien auction वगैरह वगैरह, बैंक का कोई मॉर्गेज नहीं हो वगैरह वगैरह के लिए, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। और उस एनओसी के लिए कितने चार्जेस देने हैं, क्योंकि सोसाइटी का भी तो रेवेन्यू जनरेट होना है। आपका एक एनओसी टाइप करने के लिए या तो मैनेजर बैठेगा या तो सेक्रेटरी बैठेगा या तो कोई थर्ड पार्टी आएगा। तो आपको एनओसी देने के लिए अगर मैनेजर का 2 घंटा भी जाता है, आप कोई भी मैनेजर लगभग एवरेज मुंबई शहर में देखा जाए तो 30,000 रुपये पर महीना पाता है, ठीक है, और 5 दिन छुट्टी निकाल दो उसकी महीने की, तो अब उसका पगार हो जाता है लगभग 37-38 हजार रुपया, 25 दिन का पगार हो जाता है। एवरेज ऑन मोर देन
1200-1300 रुपया पर डे जाता है उसका, एक मैनेजर का एक दिन का पगार। आई एम जस्ट गिविंग यू ए ब्रेकअप ऑफ कॉस्टिंग दैट इज पॉसिबल। अगर उसमें से वो 2 घंटा सिर्फ प्रकाश मोरे के लिए एनओसी टाइप करने के लिए, फाइल चेक करने के लिए वगैरह निकालता है, तो वो जो 200 या 300 रुपए का पगार खपाया उसने, यूज किया, टाइम यूज किया, वो बाकी सारे मेंबरों को देना है। तो द सोसाइटी हैज टू कैलकुलेट कि सब ये एनओसी के लिए सोसाइटी को कॉस्टिंग कितना पड़ने वाला है। तो चलो मान लिया, अगर ये मान लिया कि भाई ये सोसाइटी का कॉस्टिंग जैसे अभी मैंने बताया, तो वो डेलिब्रेट करके उसका कॉस्टिंग निकाले और बायलॉज में उस चीज को इनकॉर्पोरेट करिए ताकि मेंबर भी बाउंड हो जाए और ये नहीं बोले, एक मिनट लेट मी कंप्लीट, वो ये नहीं बोले कि मैं रजिस्ट्रार के पास में जाऊंगा, मेरे को तो ऐसे पैसा मांग लिया करके। पैसा मांगना जरूरी है क्योंकि बाकी मेंबर आपके लिए नहीं बने हुए हैं ना। बाकी मेंबर आपका कॉस्टिंग क्यों शेयर करेगा। अभी आप एक फ्लैट हो, आपका फ्लैट 101 है, आप जानबूझ के हर महीने एक एनओसी का एप्लीकेशन डालते हो, 12-15 एनओसी का एप्लीकेशन एक बरस में हो जाता है। उसका कॉस्ट शेयरिंग अनिल शर्मा क्यों करने लगा, उसको क्या लेना देना उस चीज से। देयर हैज टू बी जस्टिफिकेशन बाय योर कॉस्ट, आपकी कीमत पे दूसरा क्यों कोई फंसे। तो आई सजेस्ट कि बायलॉज में ऐसा होना चाहिए कि ये 10 प्रकार के एनओसी, अब क्या क्या 10 प्रकार के एनओसी है वो अपन चर्चा करके उसको डिसाइड कर लेते हैं, या तो जिसको अगर मुझे प्राइवेट मैसेज भेजना है तो वहां भेज दो। फिर ये कॉस्टिंग निकालना है। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एक सोसाइटी में कितने ऐसे एप्लीकेशन आते हैं फॉर द एनओसी फ्रॉम द सोसाइटी, वो भी तो देखना पड़ेगा क्योंकि आपने जो कैलकुलेशन किया है वो उसमें कोई गलत नहीं है। डेफिनेटली बट मैनेजर 2 घंटा उसका खपाता है काम को ढूंढने में, या सेक्रेटरी जो भी है, या मीटिंग में जो भी मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग में कोई आता है एनओसी के लिए या बाकी चीज के लिए, तो वी शुड कैलकुलेट दैट। बट देयर शुड बी अ नॉमिनल चार्ज इफ एट ऑल, बिकॉज आई डोंट फाइंड कि मुझे नहीं लगता है कि एवरी, आप बड़ी सोसाइटी रहेगी तो मुझे पता नहीं सर, लेकिन छोटी सोसाइटी में इसमें तो एनओसी और ये नहीं रहता, तो नॉमिनल 100 रुपीज चार्ज, you pay it, you will get the book, something like that. We should do, consider some criteria for the society. ठीक है, आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर 100 मेंबर की एक सोसाइटी है तो एवरेज ऑन कितने लोग बरस में एनओसी के लिए अप्लाई करते होंगे। 100 मेंबर है एंड देयर आर मिनिमम टू मिनिमम 5 to 5 डिफरेंट टाइप ऑफ एनओसी दैट पीपल टिपिकली रिक्वायर। तो ये सोच के चले कि समझो बरस में 10 मेंबर अप्लाई करता है उस एनओसी के लिए। Yes, 10 भी बहुत, अगर ओल्ड सोसाइटी रहेगी तो कम ही रहता है क्योंकि ऑल आर वेल सेटल, ओनली द पुलिस वेरिफिकेशन और या पासपोर्ट या इसके लिए ही लगता है। ओके, अदरवाइज देखा तो रेशन कार्ड और वो सब प्रूफ रहता ही आज की तारीख। समवेयर वेयर इट इज बैंक और लोन और समथिंग मॉर्गेज, इसके लिए वगैरह लगता है। दैट यू हैव टू कंसीडर बिकॉज इन माय सोसाइटी वन इज 136 मेंबर, बट वी हाईली गेट एनीथिंग ओनली नाउडेज बीइंग अ सीनियर सिटीजन। मेरे साथ थोड़ा सा जोर से बोले, रिकॉर्डिंग में भी प्रॉब्लम हो रही है। मेरे साथ स्लाइटली जोर से बोलिए। सर क्या होता है कि मैं जो 136 सोसाइटी में भी हूँ, जहाँ पे रहता हूँ, पिताजी का घर है, वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो अभी ओल्ड सोसाइटी 50 साल की है, तो वहाँ पे सीनियर सिटीजन मेंबर्स थे, उन्होंने अभी जो डेड या ऐसा करके उन्होंने जो एप्लीकेशन आती है वही है। अदरवाइज न्यू सोसाइटी ऑल्सो लास्ट अदर सोसाइटी आई थी कि वहां पे भी इतना नहीं आता। एक बार आदमी ने घर ले लिया, खाली उसको कोई ट्रांजैक्शन है, बैंक है, एनओसी चाहिए या किधर चाहिए उसको कि भाई सोसाइटी का हमको प्रूफ दिखाओ कि तुमने पेमेंट किया है, तो उस वक्त उसको लगती है। जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, आई मे बी रॉन्ग, पीपल कैन ऐड इनटू इट, बट दिस इज व्हाट आई रिक्वायर। So nominal charges so that people will know कि this for this charges this heading we require 100 rupees, and other thing like बैंक का NOC या no due certificate या जो भी जिसमें प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, मॉर्गेज वगैरह, उसमें हम लोग 500 रुपीज चार्ज करते हैं। आई डोंट माइंड। तो क्या है, जो आप जो बोल रहे हो वो बात तो सही है कि टाइम कंज्यूम होता है, लेकिन क्या रियली वो मैनेजर उतना काम करता है कि 8 घंटे, अगर वो 8 घंटा रोज अगर वहां पे सम स्मॉल सोसाइटी दे आर हैविंग द अकाउंटेंट हु कम्स फॉर 2 hours, मैक्सिमम 3 hours इन अ डे, फॉर 5 days a week or 4 days a week, डिपेंड ऑन
his working style. And society appoint them for 6 to 8,000 or 10,000 per month maximum. मोरे साहब पॉइंट ये आता है कि कंपनीज में भी, कॉर्पोरेट्स में भी आप बजट निकालते हो, बजटरी प्रोजेक्शंस करते हो कि आपके एक एम्प्लॉयज के पीछे कितना खर्चा होता है. अभी जैसे आपके ऑफिस में मानो 10 टेबल है, तो 10 टेबल का ओवरहेड्स कितना है, भाड़ा कितना लगता है, 10 टेबल का बिजली कितना लगता है, एम्प्लॉय को चाय पानी देने में कितना लगता है, तो कॉस्टिंग निकाल के ही करा जाता है. हम लोग ये सोसाइटी में ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं आज के दिन पे. व्हाट इज हैपनिंग नाउ कि मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटीज, बिकॉज दे आर नॉट डूइंग दिस कॉस्टिंग्स, तो दूसरे के ऊपर लोड पड़ता है. वो चीज का लोड है वो दूसरे के ऊपर पड़ता है. तो टू मेक इट ट्रांसपेरेंट इन इक्वल फॉर एवरीबडी, the other person should not be burdened for any time Yes, sir. spent Yes, sir. only and only for you. So that is the reason I said कि we should maintain this transparency in a more better manner. So this transparency, if we discuss this properly, if we manage to do this thing properly, Yeah. जैसे आपने बोला कि भाई एक टोकन अमाउंट लेना चाहिए एनओसी का. अब टोकन अमाउंट 50 रुपए भी हो सकता है, टोकन अमाउंट हाँ जी. 50 रुपए भी हो सकता है. लेकिन आप अभी ये बताइए कि एक छोटी सोसाइटी है, मानो 40 मेंबर की सोसाइटी है. अब एनओसी या तो हाथ से लिख कर दोगे, लेटर हेड पे दोगे, नहीं, राइट, टाइप करके दोगे. अब टाइप Letter करके दोगे तो बाहर जाके टाइप करवा के लाओगे. अब बाहर टाइप करने का एक पन्ने का लगभग 30 रुपीज टाइपिंग चार्जेस है. और वो आदमी जाके खड़ा रहेगा, सेक्रेटरी खड़ा रहेगा या कोई भी खड़ा रहेगा, उसका भी टाइम यूज होगा. तो मानो अगर 100 रुपया भी पड़ जाता है उस चीज का, और हम लोग ने ये टोकन के नाम पे सिर्फ 50 रुपए भी रखा, तो बाकी जो एक्सपेंडिचर है वो कौन बेयर करता है? दैट इज द क्वेश्चन ओवर हियर. वी कैन नॉट से ना कि सोसाइटी करेगी. सोसाइटी इज योरसेल्फ, व्हाटएवर अमाउंट यू आर पेइंग, उसी अमाउंट से आपको सोसाइटी रन करना है. Yes, sir. आप मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी के बैलेंस शीट देखेंगे, मेजॉरिटी मतलब लगभग नई सोसाइटी को छोड़ के अभी नई सोसाइटी में अच्छा मैनेजमेंट चलता है और बैलेंस शीट भी प्रॉपर रखा हुआ है. पर कई सोसाइटी में देखेंगे तो एक टिपिकल होगा एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, मतलब खर्चा ज्यादा कर दिया हुआ है हाँ जी. और इनकम कम हो रहा है. ओके, लेट्स सी व्हाट. हाँ जी. ठीक है, और कोई बात करना चाहता है इस विषय पे? सर हम ट्रांसफर प्रीमियम के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, जो फैमिली के सिलसिले में थोड़ी देर पहले बात हुई. यस मैम, प्लीज गो अहेड. सर जैसे नितिन सर ने भी बताया कि अगर सिर्फ ट्रांसफर होता है तो ओके वी कैन अंडरस्टैंड, बस सेल होता है अगर वो फैमिली में ही है तो यूजुअली मैनेजिंग कमेटी अगर चेयरमैन है में, तो चेयरमैन क्या करते हैं, पहले जब सेल के लिए फ्लैट निकलता है तो पहले वो बात सर्कुलेट होती है उनके ही रिलेटिव्स में, और उनके ही रिलेटिव ज्यादातर वो सेकंड सेल का फ्लैट खरीदते हैं, और अंडर द टेबल उनकी जो भी बात होती है उसमें सेल करने वाले को कितना प्रॉफिट कितना लॉस होता है ये तो किसी को पता चलता नहीं है. वो क्या बोल के सेल करवाते हैं, कैसा पैसा डिसाइड करते हैं, सेलर को उसका रेट मिलता है नहीं मिलता है, दैट इज टोटली इन द डार्क. लेकिन सर इसमें क्या होता है कि चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर जो भी पोजीशन पे है वो लोग अपना कार्टेल क्रिएट करते हैं, उनके ही लोगों को लाते हैं, उनके लोगों आने से उनका वजन बढ़ जाता है और उसमें जो दूसरे मेंबर्स होते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है. तो प्रीमियम तो लेना ही चाहिए सर, वो बात तो इट इज फॉर श्योर दैट द ट्रांसफर अमाउंट वॉट एवर 25,000 एनओसी का दैट शुड बी टेकन वेदर रिलेटिव और नॉट. लेकिन ये जो कार्टेल उनका होता है, ये कार्टेल की वजह से जो दूसरे मेंबर है उनको बहुत तकलीफ होती है. तो बायलॉज ऐसे बनने चाहिए कि मेंबर का इंटरेस्ट ज्यादा प्रोटेक्ट हो और इनके ऊपर लायबिलिटी बढ़ती जाए. अगर कार्टेल ज्यादा हो गया, रीडेवलपमेंट उनके ही लोग 70% हो गए, वो लोग ही डिसाइड करेंगे, रीडेवलपमेंट अग्रीमेंट साइन हो जाएगा और बाकी मेंबर्स विल बी टोटली इन द डार्क. देयर आर मेनी लूप होल्स सर विच नीड्स टू बी लुक्ड. गिव मोर एग्जांपल्स मैम. Sir, for example, like if say in one society there is a chairman, his 4 sisters are having flat in the same society, okay, and so they become 5 members altogether in the society. Maybe they may not be on the managing committee body, all 5 of them. लेकिन वो 5 लोग का अगर एक ही सोसाइटी में उनकी मेंबरशिप है, एक चेयरमैन है, तो जब रीडेवलपमेंट होता है तो ये जब कार्टेल आता है सामने,
उनके ही लोग आएंगे सामने साइन करने के लिए, वो लोग उनको ही बुलाएंगे। 100% जब तक मेंबरशिप का साइन नहीं होता है तब तक रीडेवलपमेंट अग्रीमेंट नहीं होना। जैसा आप कास्टिज्म बुलाते हो कि बॉडी के ऊपर एक एसटी होना चाहिए, एक फीमेल होना चाहिए, वैसा रीडेवलपमेंट अग्रीमेंट या जो भी कुछ ऐसा होता है तो उसमें भी 25% ऑफ द फ्लैट ओनर्स अगर फीमेल है, सीनियर सिटीजन है, उनका परमिशन भी जरूरी होना चाहिए सर। क्योंकि अगर उनका परमिशन लेंगे नहीं, रीडेवलपमेंट में जाएगा, उनको कुछ पता ही नहीं है, हाँ आप थे नहीं इसलिए हो गया, अभी लेना है तो लो, नहीं तो बेच के चले जाओ, ये हो रहा है सर। ये रीडेवलपमेंट में जा रहा है, आपको लेना है तो लो, नहीं तो बेच लो, ये प्राइस मिलेगा और निकल लो। सर एक सोसाइटी में पूना में चेयरमैन ने ये तक बोला है कि रीडेवलपमेंट में जाना चाहिए, यहाँ की गंदगी निकल जाएगी। मतलब जो लोग मेहनत करके फ्लैट लेते हैं वो क्या गंदगी है? The bylaws have to be in such a way that it protects the interest of the members and liability of the body, whoever is there increases. They should be made answerable for each and everything. यहाँ मेंबर्स का कुछ राइट ही प्रोटेक्ट नहीं होता है सर। पहले तो मेंबर्स का भी फॉल्ट है, वो लोग आगे नहीं आते हैं, क्वेश्चंस नहीं पूछते, ऑफ कोर्स दैट थिंग इज देयर। लेकिन जब ये मेजर डिसीजंस होते हैं तब मेंबर का परमिशन लेना बहुत जरूरी है सर। ये जरूरी है, ये डिफाइन कहाँ करना चाहिए मैडम? एक्ट में तो है नहीं। बायलॉज में ही करना चाहिए सर। अगर बायलॉज में नहीं कर सकते हैं तो एक्ट में भी थोड़े अमेंडमेंट लाने चाहिए सर। See, what we can do is our group and our larger group, what we can do is amendment of the bylaws. Okay, because bylaws को amend करना सोसाइटी के दायरे में आता है। बराबर सर। ठीक है, लेकिन एक्ट और रूल्स को अमेंड करने का या कुछ भी करने का दायरा अपने जनरल पब्लिक के दायरे में नहीं आता है। बराबर है सर, ये भी बात तो बराबर अगर- है। लेकिन जब ये जी सर बोलिए आप, सॉरी। लेकिन जब अमेंडमेंट बायलॉज के अमेंडमेंट की बात आती है तो वी हैव टू पॉइंट आउट स्टेप बाय स्टेप फॉर ईच एंड एवरी सीक्वेंस ऑफ इवेंट। जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे शेयर ट्रांसफर प्रीमियम का, फिर हमने चर्चा किया एनओसी चार्जेस के बारे में। तो नाउ वन मेंबर सेड कि नहीं, एनओसी चार्जेस नहीं लेना चाहिए, इट इज ए रूटीन वर्क ऑफ द सोसाइटी। अगर रूटीन वर्क ऑफ द सोसाइटी है, 100 मेंबर की सोसाइटी में अगर एक मेंबर 2 एनओसी लेता है, उसके लिए 1000 रुपए खर्चे हो जाते हैं अगर सोसाइटी के, तो बाकी 99 मेंबर, बाकी 99 मेंबर, व्हाई शुड दे बेयर दैट कॉस्ट जस्ट बिकॉज यू आर ए सोसाइटी? सी, सोसाइटी इज फॉर म्यूचुअलिटी, म्यूचुअल एक्सपेंडिचर्स। Okay, mutual expenditure for the expenditures that the society does. What are those expenditures? As reflected in the income and expenditure statement on the left hand side. लेफ्ट हैंड साइड में रूटीन एक्सपेंडिचर में एनओसी चार्जेस आता है क्या, जो सिर्फ फातिमा मैडम के लिए है। अब फातिमा मैडम बोलती है कि नहीं मेरे को बैंक का एनओसी चाहिए, बैंक का एनओसी टाइप वर्क किया, दिया, सोसाइटी के रिकॉर्ड में भी रखना है, इट टेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम फॉर इट। ओके, दैट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द मैनेजिंग कमेटी। तो मैनेजिंग कमेटी का भी वक्त जाता है। आप जितना मैनेजिंग कमेटी का वक्त खर्चा करने को देखोगे, मैनेजिंग कमेटी को ये बोलने में ज्यादा तकलीफ होती जाएगी। मैनेजिंग कमेटी ऑब्वियसली ये बोलेगा देखो हम ऑनरेरी जॉब कर रहे हैं, हमारे पर इतना प्रेशर आ रहा है। लेकिन आप बायलॉज में उस प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करो ना, ताकि और किसी को बोलने का कोई मौका नहीं मिले। मेंबर्स छोटी छोटी चीज के लिए डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास में चले जाते हैं, हमारे को ये एनओसी नहीं दिया, टाइम फ्रेम बांधो, पेनल्टी बांधो, एनओसी अपना मिलना शुरू हो जाएगा। आपने बांधा नहीं है, इसके लिए ये प्रॉब्लम रही है। आप ये सोचते हो कि नहीं मेरे को एनओसी लेना है सोसाइटी से तो मुझे फ्री में मिल जाना चाहिए। व्हाट इज फ्री इन द सोसाइटी मैडम? हाउ कैन एनीथिंग बी फ्री इन द सोसाइटी? यू आर स्पेंडिंग collectively for everything, and if one only thing is going to be spent for you alone, why should the other member share the cost of it? Are you going to share the cost of your parking with any other member? अगर एक फ्लैट को सिक्योरिटी चार्जेस 100 रुपए लग रहा है, दूसरे को भी 100 ही रुपए लग रहा है, इक्वलिटी और म्यूचुअलिटी के कंसेप्ट में एनओसी चार्जेस आपके लिए दूसरा कोई मेंबर क्यों शेयर करेगा? दिस सर्टन थिंग्स, यही सारी चीजें सोसाइटी में डिसकंटेंट रेज करती है। हम ट्रांसफर फीस की बात कर रहे हैं, जहाँ पे फैमिली मेंबर्स को जब फ्लैट बेचा जाता है तो ज्यादातर वो एक कार्टेल बनता है, हम उसकी बात। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एनओसी एट ऑल, दैट इज टोटली बिटवीन द सोसाइटी एंड द मेंबर, हाउ दे वांट टू एलोकेट द कॉस्टिंग, उनका कितना टाइम जाता है, वो क्या अगेन दिस पर्टिकुलर शेयर ट्रांसफर प्रीमियम is related to the bylaws. It does not find mention in the act or in the rules.
बट द डिपार्टमेंट हैज गिवन ए लिमिटेशन कि शेयर ट्रांसफर प्रीमियम मैक्सिमम 25,000 होगा मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, और छोटी जगह में 10,000 तक भी दिया हुआ है, जो छोटे टाउन्स है जहाँ पे कोऑपरेटिव लॉ चलता है। अब उस सर्कुलर में अगर आप ये बोलते हो, अमेंडमेंट में बोलते हो कि शेयर ट्रांसफर प्रीमियम मैं फैमिली मेंबर से भी लूंगा, भले वो गिफ्ट डीड हो या ये हो या वो हो, तो वेराइटीज अलग अलग हो जाती है। एक फ्लैट में 2 मेंबर है, अपना एक ने अपना शेयर दूसरे को गिफ्ट कर दिया, अब उससे शेयर ट्रांसफर प्रीमियम आप नहीं ले सकते क्योंकि दोनों ही मेंबर है वहां की इस समय। देयर इज नो membership transfer as such. There is no membership entrance fees also there because he is already a member of the society. We cannot take membership entrance fees. But this criteria is not reflected in the bylaws. So this needs to be cleared up. Share transfer premium हो गया, ये NOC charges हो गया. So all these things need to be cleared up in the bylaws. Any more comments, ma'am? No, sir, I don't want to comment on the transfer premium. I'm talking about the cartel that is created. So in bylaws, we need to add some point in such a way that where this cartel is not formed, and the bylaw should give some limitation to the family body also in the society. Like if that. Then you will need to give points for that कि एंटी कार्टेल पॉइंट्स देने होंगे आपको। सम पॉइंट्स तो डिपार्टमेंट भी वही करता है, सम पॉइंट्स बाद में स्पेसिफिक होता नहीं है कुछ भी, और बायलॉज में अनंत फनन में कुछ भी बायलॉज बन जाता है। तो हमें वो क्लियर कट डिफाइन करना है, दैट ट्रांसपेरेंट पॉइंट हैज टू बी डिफाइंड। वो थोड़ा स्ट्रिक्ट लगेगा, वो स्ट्रिक्ट लगेगा, लेकिन उसे डिफाइन करना जरूरी है कि चलो भाई वी आर गोइंग टू गो बाय द बायलॉ बुक। बायलॉ में ये लिखा है कि ये एनओसी के लिए इतना चार्ज देना है, मेंबर को ऐसे अप्लाई करना है और इतने दिनों में देना है, उससे इतना चार्जेस लेना है। अब फिर बाद में वो ये मेंबर नहीं बोले नहीं मैं क्यों दो, ये सोसाइटी का काम है देने का। इट शुड बी नॉट बी दैट वे। So define that thing in the bylaws itself. Now, if it is defined, all housing society members are bound to follow the bylaws. अभी वही तो नहीं बोल सकता है कि नहीं मेरे लिए बायलॉ एप्लीकेबल नहीं है। बायलॉज है, अप्रूव करा के लेके आ गए और आप कर सकते हो। अब डिप्यूटी रजिस्ट्रार के अधिकार में ये है ही नहीं कि आपने बायलॉज में 10 एनओसी चार्जेस लिख दिया, तो वो ये नहीं बोल सकता कि नहीं एनओसी चार्जेस नहीं चलेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया सेक्शन 2 में 27 में क्या लिखा हुआ है कि सोसाइटी इज एन ऑटोनोमस फंक्शनिंग बॉडी, वो अपना डिसीजंस खुद ले सकता है। जो डिसीजन नहीं ले सकता है वो सरकार बताती है आपको सर्कुलर और नोटिफिकेशन के माध्यम से। उस चीज के बारे में अपना अपना कमेंट आप नहीं कर सकते, लेकिन बाकी हर चीज के बारे में आप बायलॉज को जितना मर्जी आए तोड़ मरोड़ सकते हो आप। गौर साहब आप कुछ बोल रहे थे? हाँ सर, एक मैं बहुत ही मतलब माफी के साथ में मैं एक चर्चा में एक इनपुट देना चाहता हूँ। वो है मैनेजिंग कमेटी की स्ट्रेंथ को लेकर। 1 से 50 तक जो है वो 11 मेंबरों की कमेटी है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और मैक्सिमम सोसाइटी, कई सोसाइटी ऐसी होती है जिसके अंदर 20 की स्ट्रेंथ है समझ लो, और वहां पे मैनेजिंग कमेटी की स्ट्रेंथ अगर 11 आ गई तो मेजोरिटी ऑटोमेटिकली समझ लो उनकी ओर चली जाती है और सही गलत के फैसले वो लेने लग जाते हैं। तो एक स्लैब जो है वो 50 से कम का भी होना चाहिए ताकि समझो ठीक है एक बैलेंस बने लोगों के बीच में। ये हो गया। और इसी के अंदर एक सेंसिटिव चर्चा की बात ये है कि जब हम समाज की रचना के हिसाब से देखते हैं कि समाज कास्ट, क्रीड, धर्म से ऊपर उठ के समाज होना चाहिए, तो उसी सोसाइटी के अंदर ये रिजर्वेशन क्यों लाया गया है कि नॉमेनक्लेचर, एंटी और शेड्यूल कास्ट। ठीक है, लेडीज के बारे में मान सकता हूँ कि ठीक है लेडीज का एक होना चाहिए कोटा, लेकिन इस जो अलग कोटे हैं अलग अलग नाम से, इसके ऊपर भी अपने को एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए कि क्या इसकी आवश्यकता कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में वाकई में है क्या। तो मैं एक 2 पॉइंट बोल देता हूँ आपको कि अमेंडमेंट में रिजर्वेशन का ऑलरेडी पॉइंट दिया हुआ है। 1 सेकेंडली अमेंडमेंट लेजिस्लेचर की तरफ से होता है, आप ये चीज बायलॉ में नहीं डाल पाएंगे। जैसे मैंने बताया कि जो एक्ट और रूल्स में लिखा हुआ है उस चीज के बारे में आप बायलॉ को अमेंड नहीं कर सकते। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि एक पर्टिकुलर जगह बायलॉ में लिखा हुआ है कि आपको अगर सर्टिफाइड कॉपी चाहिए सोसाइटी से तो आपको 10 रुपए पर पन्ना देना है। बायलॉज में लिखा हुआ है, राइट, पुराना चला रहा है। अब उसी में एमसीएस रूल्स में देखेंगे तो रूल नंबर 27 को लिखा हुआ है कि भाई 2 रुपए।
अब आपने वो बायलॉ में पॉइंट डाल के बायलॉ का उल्लंघन किया है, मतलब रूल्स का उल्लंघन किया हुआ है। और बहुत मजे से वो डेप्यूटी रजिस्ट्रार में अपना ठप्पा लगा देता है और ये सारी चीजें डिस्प्यूट का कारण बनती है। इसके ऊपर तो मैंने सारे चार्ट बना के रखा भी है, मैं आपको सबमिट करने जा रहा था कि एमसीएल रूल एक बोलता है, एक्ट एक बोलता है और जीआर भी अलग से निकला हुआ है कि ऑन एक्चुअल दिया जाए करके 1995 का जीआर है उसके अंदर। यस यस, ये तो है ही सर, ये बात तो है सर, लेकिन ये जो मैनेजमेंट कमेटी की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए इसके ऊपर अपनी चर्चा करनी चाहिए। रिजर्वेशन के बारे में तो सरकारी डिसीजन होता है वो, लेकिन अमेंडमेंट का डिसीजन है वो आप अपने सोसाइटी में खुद ले सकते हैं, उसमें कोई बंदिश नहीं है। आप जो मर्जी चाहे अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक्ट में जो लिखा हुआ है वो अमेंड नहीं हो पाएगा, रूल्स में जो लिखा हुआ है अमेंडमेंट नहीं हो पाएगा। अगर सरकार ने नोटिफिकेशन या कोई डायरेक्टिव निकाला हुआ है तो वो अमेंडमेंट नहीं हो पाएगा, वो हम फॉलो करना है। जैसे अभी नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस है, सरकार ने डायरेक्टिव निकाला हुआ है तो सर्विस और मेंटेनेंस के 10% के ऊपर नहीं लेना है आपको। अब आप बायलॉज में चाहकर भी उसको 11% नहीं कर पाओगे। 20 मेंबरों की स्ट्रेंथ के अंदर हम क्या मैनेजिंग कमेटी की स्ट्रेंथ कम कर सकते हैं? 20 मेंबरों की सोसाइटी है तो वो ऑलरेडी आपको एमसीआर एक्ट जुलाई 2019 में प्रोविजन दिया हुआ है, मेरे ख्याल से शायद 154/2017 में होगा, 17 के आसपास में है कि आपका जो भी इलेक्टेड स्ट्रेंथ है, आपकी सोसाइटी में 20 मेंबर है, उसमें से कितने मेंबर आते हैं कमेटी चलाने के लिए? मानो 5 नॉमिनेशन फॉर्म आते हैं, तो ये वाले पर्टिकुलर सेक्शन में क्या लिखा हुआ है कि भाई 2/3 2/3 विल फॉर्म द कोरम ऑफ द कमेटी। मतलब अगर 5 का इलेक्टेड स्ट्रेंथ है तो 2/3 कितना होगा उसका? आई थिंक 4 होता है शायद, राउंड अप करेंगे। ये वाले फॉर्मूला से भी आप यूज कर सकते हो उसको, लेकिन खुलासा ज्यादा क्लियरिटी में होना चाहिए, होनी चाहिए सर। यस, एंड बायलॉ में इसका खुलासा पक्का एक्स्ट्रा ट्रांसपेरेंसी में होना चाहिए। यस, यू आर वेरी राइट सर। ओके, और एक विषय है यहाँ पे चर्चा के लिए जो मैंने पॉइंट नोट किया है, लीगल लाइसेंस। तो लीगल लाइसेंस का एग्रीमेंट का ऐसा फंडा है कि आप लीगल लाइसेंस का एग्रीमेंट दोगे सोसाइटी में नोटराइज या सेल्फ अटेस्टेड करके। सेल्फ अटेस्टेड इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, मेरे ख्याल से शायद बायलॉ नंबर 19 में लिखा हुआ है ये चीज। और फिर बाद में उसका जो अपेंडिक्स है 11 नंबर और 27 नंबर, और नॉमिनल मेंबरशिप फीस है जो 100 रुपया नॉमिनल मेंबरशिप फीस का। और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में पुलिस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट नहीं बोला जा रहा है आजकल, आपको लीगल लाइसेंस का एग्रीमेंट पुलिस स्टेशन में सबमिट कर देना है और वो आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे, भाई ठीक है आपका डेटा आ गया, वो आपका लीगल लाइसेंस एजेंट करता है और वो ओरिजिनल लाके सोसाइटी में दे देना है आपको। ये 4 चीज करना है, 11 नंबर फॉर्म, 27 नंबर फॉर्म, पुलिस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, 100 रुपए का नॉमिनल मेंबरशिप फीस और लीगल लाइसेंस का एग्रीमेंट। अब कई सोसाइटियों में ये होता है कि भाई एग्रीमेंट में अगर 4 नाम लिखा हुआ है तो भी 100 रुपए नॉमिनल मेंबरशिप फीस लिया जा रहा है। तो इट हैज टू बी क्लेरिफाइड कि अगर एग्रीमेंट में 4 नाम लिखा हुआ है लीगल लाइसेंस एग्रीमेंट में, तो आपको 400 रुपए नॉमिनल मेंबरशिप फीस देना है, बट दिस इज नॉट क्लैरिफाइड एनीवेयर। जैसे सेल डीड में अगर 2 नाम लिखा हुआ है तो आप मेंबरशिप एंट्रेंस फीस 2 जगह लेते हो और दोनों को सोसाइटी को मेंबर बनाते हो, प्राइमरी मेंबर और जॉइंट मेंबर। सिमिलरली जब लीगल लाइसेंस का एग्रीमेंट आता है तो सोसाइटी हैज टू चेक कि भाई लीगल लाइसेंस एग्रीमेंट में कितने लोगों का नाम लिखा है। अगर 1 लिखा है तो 1 नॉमिनल मेंबरशिप फीस आना चाहिए, अगर 4 लिखा हुआ है तो 4 नॉमिनल मेंबरशिप फीस आना चाहिए। अगर अनिल भाई ने लीगल लाइसेंस पे फ्लैट लिया हुआ है और वो उसका परिवार रह रहा है, तो एग्रीमेंट में अगर उसने अपनी बीवी का नाम जोड़ दिया हुआ है तो 2 नॉमिनल मेंबरशिप फीस आना चाहिए। और अब सोसाइटी में कई होता है कि भाई हम शिफ्टिंग चार्जेस लेंगे, इज इट परमिसिबल? यस और नो, बायलॉज में नहीं लिखा हुआ है। क्या आप उस चीज का एक्स्ट्रा फंड जनरेट कर सकते हो? द आंसर इज यस, आप उसको कर सकते हो, क्योंकि अमेंडमेंट एक्ट में फंड जनरेट करने का प्रोविजन दे दिया हुआ है। क्योंकि लीगल लाइसेंस वाला आपका मेंबर नहीं है, कैन यू टेक शिफ्टिंग चार्जेस फ्रॉम हिम? कैन यू टेक lift damage charges from him or other deposits from him? I will say yes, it is possible. So any comments on this thing? Anybody? What is that?
Regarding what you said is right. For lift damage expenses or transfer goods transfer charges that we can charge from the member. But regarding this live and license, you are saying कि where name are there, we should charge for nominal membership. Why it is required nominal? Can you just elaborate on this? Because anyway, live and license, the tenant don't have any rights to interfere with the society. Whatever the problem he face, whether it is a light, electricity, or anything inside the house or outside, he should consult with the concerned member from where he has taken on the rent. तो थोड़ा सर जरा आप एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि वो नॉमिनल मेंबरशिप का मुझे समझ में नहीं आ रहा है व्हाई वी शुड टेक अभी बायलॉज के हिसाब से अगर आपका फ्लैट आप भाड़े पे देते हो तो जो भी आता है तो वो आपका नॉमिनल मेंबर बनता है, राइट ठीक है। और टिपिकली हर सोसाइटी क्या कर रही है कि वो नॉमिनल मेंबर का 100 रुपये लेती है, एक एग्रीमेंट के पीछे 100 रुपया। इट डज नॉट चेक कि एग्रीमेंट में कितने नाम है। I'll give you an example. ओके कई फ्लैट ओनर क्या करते हैं कि दो अलग अलग लोगों को फ्लैट भाड़े पे देते हैं एक सिंगल एग्रीमेंट के तहत। रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी प्रोहिबिटेड नहीं है, स्टैम्प ड्यूटी में भी प्रोहिबिटेड नहीं है, और रेंट कंट्रोल एक्ट में भी प्रोहिबिटेड नहीं है कि भाई सेम फैमिली के लोगों को ही भाड़े पे देना है, ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर। तो एक अगर लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनाते हैं और उसके अंदर आप 4 टेनेंट रखते हो, अनिल शर्मा को रखा, विवेक गुप्ता को रख दिया और एक असलम को रख दिया वगैरह, तो दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर इन एनी वे। कैन द सोसाइटी रिफ्यूज? देयर इज नो लीगल प्रोविजन फॉर द सोसाइटी टू रिफ्यूज बिकॉज सोसाइटी डज नॉट ओन योर फ्लैट, द फ्लैट इज ओन्ड बाय द फ्लैट ओनर। अब ये जो 4 लोग आएंगे सोसाइटी में, एग्रीमेंट में जो 4 नाम है उनसे 4 नॉमिनल मेंबरशिप फीस लेना, मतलब 400 रुपए लेना है, बिकॉज your membership fees is dependent on the number of persons in the agreement, in the same analogy that you are using for sale deed and gift deed to charge membership entrance fees and membership entrance fees. अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कैसा है कि अगर नॉमिनल मेंबरशिप चाहे, नॉमिनल मेंबर चाहे, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन द फ्लैट ओनर एंड हिमसेल्फ। Okay. But because of this nominal member fees, there may be no rights under the MCS Act. But under the Consumer Protection Act, does he have any right? The obvious answer is yes. Why? Because first, he was asked 100 rupees as the nominal membership fees. Right. Secondly, by virtue of that nominal membership fees, you are charging him non-occupancy charges without providing any extra services. पानी 100 लीटर ही जाना है उस फ्लैट में, 4 ही इनलेट है, 100 लीटर जाना है। नॉमिनल मेंबरशिप आया तो भी 100 ही लीटर जाना है, उतना ही सिक्योरिटी जाना है। जो सर्विस आप ओनर को दे रहे थे उसी प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आप नॉमिनल मेंबर को भी देने वाले हो, अभी आप अलग से कुछ नहीं देने वाले हो। तो सीपी एक्ट में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, क्या वो क्लेम कर सकता है? क्या आप ये बोलेंगे कि नहीं तुम तो नॉमिनल मेंबर हो, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं? वो खाली एमसीएस एक्ट के अंदर में एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्निंग अथॉरिटी में उसका कोई बोलबाला नहीं है, लेकिन बाकी एक्ट में खड़ा है। वो सिविल प्रोसीजर एक्ट में भी उसका राइट खड़ा हुआ है। ओके हाँ, तो उसमें आप बट दैट इज अ ड्यूटी, ही शुड कंप्लेंट और वट एवर द प्रॉब्लम ही इज फेसिंग टेनेंट, वो अपने फ्लैट ओनर से बात करेगा ना, देन ही विल टॉक टू अस, कमिटी मेंबर या जो भी है सोसाइटी से। if you refer to the bylaws, nominal member has no rights in the society. Those rights are limited to governing and administrative functions. Right. अगर उसके रूम में पानी नहीं आ रहा है, बिल्डिंग के बाहर से उसके नल से पाइप से पानी नहीं दिया जा रहा है, तो who has he to complain? He has to complain to the society. How does he derive this right? By his nominal membership fees. He may not be having authority for governance or administrative powers, but he has this other powers, he has this other authority which cannot be denied to him. आप ये नहीं बोल सकते हो कि सिक्योरिटी को कि ये वाला फ्लैट पे जो जा रहा है इसको किसी भी व्यक्ति को आने जाने दो, या इसको ये सर्विस प्रोवाइड मत करना। आप अपने
स्वीपर को ये नहीं बोल सकते हो कि भाई इसका कचरा मत उठाना करके, या ये फ्लैट को पानी मत देना करके, या ये टेनेंट जो है उसको गार्डन में घूमने का अलाउड नहीं है। सारा अथॉरिटी तो उसके पास बरकरार है, यू कैन नॉट स्टॉप हिम। राइट, इट इज जस्ट हाँ, कि क्योंकि चार्ज आप ले रहे हैं ना, दो जगह से चार्ज ले रहे हैं। आपका चार्ज नहीं लेते तो अगर चार्ज नहीं लेते, आप कौन सा चार्ज नहीं लोगे? नॉमिनल मेंबरशिप फीस नहीं लोगे? मेंबर, हाँ जी, ठीक है, तो बायलॉ का उल्लंघन करोगे आप। क्योंकि बहुत से सोसाइटी में तो ले नहीं रहे, वो खाली ठीक है इसने रेंट पे दे दिया, चलो भाई उसका एग्रीमेंट आ गया, खत्म कर दो। हाँ, इसीलिए ये बायलॉस के ऊपर चर्चा चल रही है कि बहुत से सोसाइटीज नहीं ले रहे हैं, तो बायलॉस एक्चुअली आप दूसरा बोलते हो एनओसी चार्जेस भी नहीं लेना चाहिए। नहीं, वो तो लेना चाहिए, दैट इज एज पर द। मानो अगर हमने ये दोनों ही चीज नहीं लिया तो अपना प्रिविटी या कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। अब एनओसी चार्जेस भी नहीं लिया तो भी बायलॉ का उल्लंघन हो रहा है, और डिपार्टमेंट का डायरेक्टिव्स का भी उल्लंघन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये दोनों चार्जेस अगर मैनेजिंग कमेटी ने नहीं लिया, सेक्शन 73 सेक्शन 73(1) में सोसाइटी एमसी बिकम्स लायबल फॉर नेग्लिजेंस एंड डेफिशिएंसी। जो सोसाइटी का नुकसान करा है ना उसने 100 रुपए ना लेके या 10% ना लेके, तो अगर आप ये सोचोगे कि मैं यहाँ से ये रास्ते से बच के निकल जाऊं तो वो नहीं होने वाला है। और इसका ज्यादा खुलासा, ज्यादा डिटेल हमें बायलॉस के अंदर इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। तो दैट स्टेप बाय स्टेप, अगर किसी ने कोई बोलता है मेरे को फ्लैट भाड़े पे देना है, तो उसको बोलना है कि ठीक है भाई ये बायलॉ नंबर है, इतने सारे ढेर सारे चेकलिस्ट दिए हुए हैं, आप इसको फॉलो करो सिस्टम से और लेके आ जाओ। तो बोलेगा कि कवरिंग लेटर चाहिए, तो बायलॉ में कवरिंग लेटर भी डालो, जैसे अपेंडिक्स डाला हुआ है वैसे कवरिंग लेटर भी डाल दो। फ्लैट ट्रांसफर के लिए चेकलिस्ट क्या चाहिए? कॉर्पोरेट का चेकलिस्ट ये है, इंडिविजुअल का चेकलिस्ट ये है, गिफ्ट डीड से ट्रांसफर करना तो ये चेकलिस्ट है। आपको क्या तकलीफ है बायलॉस में डालने के लिए? राइट, इट इज सो वेरी सिंपल एक्चुअली। यस सर, यस, एब्सोल्युटली राइट, एग्री विद यू। एंड सेकेंडली आई टेल यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जब से ये इंटरनेट का जमाना आया हुआ है, जब से सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है, हार्डली एक 10% लोग फिजिकल कॉपी ऑफ द बायलॉ देखते हैं, बाकी सब ऑनलाइन देख रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि इतना सरल हो जाता है ना ढूंढने के लिए। गूगल मेरी माँ है। Yes, our mother, father, it is our grandfather, everything. Kavita Kapahi here. Yes, madam, go ahead. So in this leave and license flats that we give out, is security deposit available in the bylaws? No, madam, it is not there at the moment, but it should be incorporated in the society's planning. So the society से इसकी leave लाइसेंस वाले से हमको इतना सिक्योरिटी लेना है, जस्टिफाई करो और सिक्योरिटी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बायलॉस तो आपका खुद का घर का है, जितने चाहो उसको तोड़ मरोड़ सकते हो आप। Okay, so basically we can do the amendment in the bylaw and take a security deposit. Yes, ma'am. You can take security deposit, you can take shifting charges, you can take any probable damage charges, And all legitimate, but it should not violate what you say other acts। जैसे मैंने शुरू में बताया कि आप डिपॉजिट लेते हो तो उसका अलग अलग परिभाषा बनती है आपकी। If you are taking some deposit, then the role of income tax and GST also comes into play. Please remember that. Any other questions, Kavita madam? no sir, thank you. Thank you. Okay, Jindal sir, please go ahead. कोई अभी क्या कि जैसे कई लोग पेइंग गेस्ट रखते हैं घर में, तो मेरा जैसे लीवर लाइसेंस में तो सोसाइटी नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस ले लेती है, तो पेइंग गेस्ट के ऊपर सोसाइटी कुछ प्रीमियम या कुछ चार्जेस ले सकती है, और जो आदमी साथ में रह रहा है मेंबर के एज अ पेइंग गेस्ट। डिपार्टमेंट में लीवर लाइसेंस मतलब जो टेनेंट है और पेइंग गेस्ट दोनों के ऊपर ही 10% नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस लेने का डायरेक्टिव निकला हुआ है। पेइंग गेस्ट एग्जेम्प्टेड नहीं है। ओह आई सी, हमारे यहाँ पे सोसाइटी पेइंग गेस्ट वालों से लेती नहीं है, खाली लीवर लाइसेंस के लिए लेती है, तो ये शायद उनकी जानकारी में नहीं होगा। जानकारी में नहीं होगा सर, ऐसे बात है। सर एक दूसरा पूछ सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन सर। हेलो, प्लीज एवरीबॉडी म्यूट, मिस्टर जिंदाल इज टॉकिंग प्लीज। हाँ जी सर, ये अभी जैसे एक मैं बायलॉ नंबर भूल गया, उसमें ये ऐसा कि जब भी मेंबर को इंक्वायरी करनी होती है मैनेजिंग कमेटी से, ही कैन ओनली आस्क फॉर द मिनट्स ऑफ द मैनेजिंग कमेटी मीटिंग एंड ओनली सर्टेन ट्रांजैक्शन व्हिच आर पर्टेनिंग टू हिम। दूसरे मेंबर्स की ट्रांजैक्शन के बारे में पता नहीं कर सकता सर। इसमें काफी मिसयूज होता है। जैसे कई सोसाइटी में मैंने देखा, सेक्रेटरी का फ्रेंड आ गया, कार पार्क कर दिया 4-10 दिन के लिए, उसे चार्ज लेते नहीं है,
और कुछ भी ऐसे मतलब काफी अगर इसमें कोई तब्दीली हो कि मेंबर दूसरों के बारे में पर्टेनिंग टू द ट्रांजैक्शन विद द सोसाइटी, ये अगर ये ऑप्शन ओपन हो जाए तो इट कैन ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी। थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंट्स पूछने का अधिकार सर किसी को भी नहीं है। थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंट्स पूछने का अधिकार सोसाइटी के ऑफिस में भी है तो भी नहीं है, ना तो वो आप डाल पाएंगे। दैट विल बी अगेंस्ट दिस प्राइवेसी लॉस एंड इट विल बी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ऑल्सो। अगर आप दूसरे का डॉक्यूमेंट पूछ के अपने पास रखते हो तो दैट इज नॉट परमिटेड। बाकी डॉक्यूमेंट्स का आप एक सीरीज बना लो कि सोसाइटी से हम क्या क्या डॉक्यूमेंट पूछ सकते हैं। जैसे एक्ट प्रोवाइड करता है कि आप मिनट्स पूछ सकते हो, एजीएम का, एमसी का वगैरह वगैरह, बैलेंस शीट वगैरह पूछ सकते हो वगैरह। यू कैन आस्क सो मेनी थिंग्स। ये जो आपने सही बताया कि नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन इसी में ही ज्यादा मिसयूज होती है कि लोगों को थोड़ा बायस हो जाता है सेक्रेटरी मैनेजिंग कमेटी। तो इसके ऊपर था कि यही ज्यादा डिस्प्यूट होता है मेंबर्स के बीच। यस सर, इसी डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए आप बायलॉज में क्लैरिटी लेके आएंगे। बायलॉज में क्लैरिटी होगी तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे ना उसको। ओके, मिस्टर कापड़िया। Hello, can you hear me? यस प्लीज गो अहेड। See, for a long time, the committee has collapsed because there is no quorum for almost a year. Now, all the actions the committee has still kept on taking, are they valid or invalid? According to me, they are invalid. And if they are invalid, what is the punishment? Because in my society, I complained to the registrar, and because they had no quorum, the registrar has dismissed the society and an administrator has been appointed. So my question is, all the actions that they took, knowing very well that there was no quorum, they stuck to their seat. Is it valid or invalid? And if it is invalid, what is the punishment? Kindly enlighten me. See, we are discussing something that needs to be incorporated into the existing bylaws or afresh. So if the bylaws are silent on the punishment, we are discussing that कि ऐसी वाली सिचुएशन में भी बायलॉज में क्या पनिशमेंट होना चाहिए कि कोरम नहीं है फिर भी मैनेजिंग कमेटी अपने आप को कंडक्ट करे जा रही है। तो जो मैनेजिंग कमेटी जितने भी मेंबर बचे हुए हैं अगर वो कंडक्ट करे जा रहे हैं तो उन पे क्या क्या पेनल्टी लगनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि बायलॉज आर इन्फोर्सिबल एंड आर बाउंड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो अगर वही बायलॉज में अगर आप ये लिखा है कि भाई आप चेयरमैन हो, आपने ये डिफॉल्ट किया हुआ है या कोरम के बिगर आप कंटिन्यू करे जा रहे हो तो आपके ऊपर दिन का 10 रुपए पेनल्टी लगेगा या 1000 रुपए लगेगा या जो भी लगेगा, तो वो पेनल्टी उसको पेएबल हो जाता है। बट इट हैज टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द बायलॉज एंड इट हैज टू बी अमेंडेड प्रॉपर्ली। Sir, एक बार वो अमेंड हो गया तो देन यू विल बी एबल टू डू इट। even if you don't, sorry sir, even if you don't put the penalty, is the act valid or invalid? No, if it is valid, तो वो जो आपका नीचे सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है उसको बोल दो ऑफिस का काम चलाने के लिए। When you have no authority, Correct. आपको अथॉरिटी तो होना चाहिए ना। आप अगर एक कंपनी के डायरेक्टर हो तो डायरेक्टर चुने गए हो तो ही तो अथॉरिटी, आप सेल्फ अपॉइंटेड तो नहीं हो सकते हो। और अगर सेल्फ अपॉइंटेड होते हो तो क्या क्या ऑफेंसेस आते हैं इंडियन पेनल कोड में, कम से कम 3-4 ऑफेंसेस लग जाएंगे, क्रिमिनल ऑफेंसेस लग जाएंगे उसके अंदर। लेकिन आपको करना है वो चीज, बायलॉ में डालोगे तो लीगली और भी फर्स्ट क्लास इन्फोर्सेबल हो जाता है। Under IPC, what will be that section? It will come as breach of trust, it will come as cheating. It come as secondly what you said, sir? Cheating. बेवकूफ बनाना, उल्लू बनाना, फ्रॉड भी आ जाएगा। There will be so many sections. Depending on circumstances, you will be able to do so. Correct. Mr. अशोक शर्मा। सर मैं ये पूछ रहा था, ये जो नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज का बात चल रहा था, हाँ, वो ठीक है। सोसाइटी ने जो नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज डिसाइड किया हुआ है बाय रूल्स 10% ऑफ सर्विस चार्जेस, अगर टेनेंट भी नहीं है और घर लॉक है फिर भी कुछ सोसाइटी में कमेटी जो है वो नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज लेती रहती है, बिल के साथ देती रहती है और वो एक एनोमली क्रिएट हो जाती है बहुत बड़ी आगे चल के, उस पर इंटरेस्ट लगाती रहती है। तो ऐसे समय में वो डिप्टी रजिस्ट्रार भी उनको इंस्ट्रक्शन दे चुका है, उसके बावजूद भी मानते नहीं है। तो ये बड़ा मुश्किल सा हो रहा है कि घर में अगर घर है और वो लॉक है और नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज ले रहे हैं तो हम देते रहे, या नहीं दे रहे हैं तो फिर वो सोसाइटी में हमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे या गालियां देंगे या गलत बातें करेंगे। इस तरह की चीजें भी हो रही है।
तो उसमें कुछ ऐसा क्लियर नहीं है बायलॉज में कि एक बार अगर घर लॉक है और नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज तो नहीं लेना चाहिए, ये तो लिखा है उसके अंदर, बट उसके ऊपर एक्शन क्या होगा, इमीडिएट कहाँ जाए जहाँ से हमको मदद मिल सकती है। आपने घर अगर लॉक कर दिया है तो नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस लगना नहीं है, वो भी सरकारी डायरेक्शंस में लिखा हुआ है। ओके, क्योंकि नॉमिनल मेंबरशिप फीस देना है पहले तो आपको, और फिर नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस लगाना है आपको। और अगर जबरदस्ती लगा रहे हो तो जैसे मैंने पहले भी शुरू में बताया, बाकी भी कानून के विरुद्ध में आपको काम नहीं करना है। अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आपका घर लॉक है और आपसे नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस लिया जा रहा है, तो वो सोसाइटी का अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बोला जाता है, सोसाइटी का डेफिशिएंसी बोला जाता है, नेग्लिजेंस बोला जाता है। जितना पैसा लिया हुआ है उस पे वो भी रिकवर कर सकते हो आप, और उसमें ब्याज भी रिकवर कर सकते हो, और जो आपको शारीरिक व मानसिक यातना हुई है उसका भी आप कंपनसेशन वगैरह रिकवर कर सकते हो। ये सब कहाँ से मिलेगा? लेकिन ये सारी चीजें आप अगर बायलॉज में भी डाल देते हो जी, तो बायलॉज को क्लियर कट करना है। अभी हमारी चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि बायलॉज को क्लियर कट बनाया नहीं गया हुआ है। घर में बैठ के अपना बायलॉज बनाया, सैंपल कॉपी मॉडल बायलॉज बनाया। मॉडल मीन सैंपल, है ना? जैसे बिल्डिंग का मॉडल बनाते हो, 50 माले की बिल्डिंग करनी है तो बिल्डिंग करने के पहले वो आर्किटेक्ट अपने ऑफिस में मॉडल बनाता है, ठीक है ना? अब वो मॉडल वो बोलता है कि ठीक है भाई, ये मॉडल के अंदर 101 नंबर का फ्लैट आपका, बस 100 रुपए दो, और बोलेगा जाओ भाई मॉडल के अंदर रहने चले जाओ। आप जा पाओगे उसके अंदर? नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपको एक्चुअल फ्लैट चाहिए। तो अगर ये सरकार ने आपको अगर सहूलियत के लिए सैंपल कॉपी दिया हुआ है मॉडल बायलॉज का, और सोसाइटी बगैर सोचे समझे बगैर अपना दिमाग लगाए उसी मॉडल बायलॉज को टिपिकली जो शब्द बोलते हैं अडॉप्ट कर लो, तो क्या लिखा हुआ है अंदर क्या नहीं लिखा हुआ है ना तो उन्होंने पढ़ा हुआ है, और डिपार्टमेंट बोलता है कि मैंने तो आपको सैंपल कॉपी दिया, मैंने ये थोड़ी ना बोला कि आपको यही बायलॉज को अडॉप्ट करना है करके, आप इसको अपने हिसाब से आप चेंज करो। तो सोसाइटी बोलती है कि मुझे तो नहीं पता था, मला नहीं माहित। लेकिन प्रॉब्लम, तो अगर सोसाइटी ये बोलती है कि मुझे नहीं पता है, तो कानून हर चीज के लिए बोल देना मुझे नहीं पता है कि नहीं और लाल ट्रैफिक लाइट है लाल वाला, मैं उसको क्रॉस कर देता हूँ, मेरे को नहीं पता था कि भाई उसका तो 500 रुपए फाइन है करके, जी ये भी बोल देना। अब सोसाइटी में बोलने घूमने वाला कोई नहीं है, अपना अपना कानून चलता है, इसके लिए आप कुछ भी बोल सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, और यही हो रहा है सोसाइटी। लेकिन ये प्रॉब्लम क्या है, अगर आप बायलॉज के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दो स्टेप बाय स्टेप, बायलॉज मोटा किताब बन जाएगा आपका, नो डाउट। लेकिन जब मोटा किताब बनेगा तो उसके अंदर प्रॉपर गाइडलाइंस भी तो मिलेगी आपको। बिल्कुल सही बात है सर। अब जब गाइडलाइंस नहीं है तो आपने जो बोला वो तो होना ही होना, स्वाभाविक है। आपकी इजाजत हो तो सर मैं थोड़ा सा 1 मिनट का समय ले लूं। बायलॉज संबंधित बोलिए। बायलॉज संबंधित सर इस विषय में ये मैटर कहाँ तक गया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यस सर, बाकी लोगों के लिए भी ठीक रहेगा। ये चीज को लेके जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया बार बार जाके, वो लोग नहीं माने और वो थोड़ा बदतमीजी को करी, तो मैंने असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफिस में अप्रोच किया, और 3 साल के लंबे लिखापढ़ी के बाद में असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने 154 की 23/3 में एक्शन लिया है उनके ऊपर, हियरिंग वगैरह करके प्रोसेस पूरा करके, और उन्होंने उनको 1 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया है सिर्फ 3 मेंबर को, सोसाइटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी और ट्रेजरर। तो ये मतलब एज पर जो बायलॉज और जो बना ये एनसीएस एक्ट बनाया है सरकार ने, उसका भी अगर पालन नहीं हो रहा है, फिर उसमें बहुत लंबा लेंथी प्रोसेस, 3 साल से मैं सफर हो रहा हूँ सर, मेरी क्या गलती है इसमें? ठीक है, लेकिन मैनेजिंग कमेटी को भी डिसमिस कर दिया। बाकी का कानूनी कार्यवाही नहीं किया। अभी आपने जो बताया जो फ्लैट लॉक है जी, और भी मुझे नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस ले रहे हैं, और मैंने भी बताया कि सरकार की तरफ से डायरेक्शन है कि फ्लैट लॉक का नहीं लेना है, खाली टेनेंट से लेना है नॉन ऑक्यूपेंसी। मैंने नहीं दिया। तो आप पुलिस में भी कंप्लेन कर सकते थे, आप एफआईआर भी दर्ज कर सकते थे, क्योंकि आपको पुलिस वाला नहीं ले रहा हूँ सर एफआईआर में, मैं वो सब जो आप बोल रहे हैं पुलिस में भी जा चुका हूँ, वो एफआईआर नहीं लेते हैं, क्योंकि ये 10 लोग जमा होकर जाते हैं, तो शाम को रोज बैठ के वहाँ जो चलता है, मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता सोशल प्लेटफॉर्म पे, मगर ये बहुत ऐसा हो रहा है कि मैंने घर लिया वहाँ पे अपने सुख चैन के लिए, अपने सुकून से रहने के लिए, और हम सफर हो रहे हैं। तो ये जो हाउसिंग सोसाइटी है उसमें कुछ तो इस तरह की रेमेडी भी उसमें डालना चाहिए। आप जो अपडेट करने की बात कर रहे हैं कि जो सफरर है उसको इमीडिएट रिलीफ मिलना चाहिए।
सर जी ऐसा है कि हाउसिंग सोसाइटी में रहने का मतलब मेरा सोचना ऐसा है, मेरा जो तजुर्बा हुआ है इतने सोसाइटीज को देख रहा हूं मैं, और बता रहा हूँ कि हाउसिंग सोसाइटी में रहना है तो मानसिक व शारीरिक तनाव लेना है, तो ही आप उस हाउसिंग सोसाइटी में आप रह सकते हो। दूसरा उपाय है कि जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस। इग्नोरेंस पैसा देते रहो उनको, ब्लिस, पैसा देते रहो और छोड़ दो, उस चीज को भूल जाओ। ये सर आज मैं दे रहा हूँ, कल मेरे बाद मेरे बच्चे देंगे, ये तो लाइफ लॉन्ग चलते रहेगा। यस सर, आप उसके लिए चलता रहेगा क्योंकि आप कानून का असर नहीं ले रहे हो। डेमोक्रेसी में जैसे अपना प्रजातंत्र चलता है तो उसमें ये सब चीजें झेलनी पड़ती है। हम लोग उस पर ग्रीवेंस नहीं कर सकते कि मेरा फ्लैट बंद है, मेरे को पैसा लिए जा रहे हो, और मेरे को पुलिस स्टेशन जाना पड़ रहा है, मेरे को प्राइवेट क्रिमिनल केस फाइल करना पड़ रहा है, मेरे को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में केस फाइल करना पड़ रहा है और मुझे तकलीफ हो रही है। लेकिन अगर कुछ रिलीफ चाहिए तो ये सारे काम तो करना ही पड़ता है। जैसे हमें कुछ इस चीज के लिए मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का सहारा ले सकता हूँ। ऑफकोर्स 100% ले सकते हो, इंडियन पेनल कोड का भी ले सकते हो, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी कर सकते हो, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का भी ले सकते हो। और मैं भी ये बता दूं मैं कि अगर आप ये सोचते हो कि रजिस्ट्रार के ऑफिस से कोई कार्रवाई होगी तो आप उसमें खुशफहमी में हो। तो वहां से नहीं हो रही सर, मैं 3 साल से उधर चढ़ मार रहा हूँ, नहीं हो रहा है वहां से। इसीलिए मैंने आपको बताया कि आप खुशफहमी में हो। बाकी 2 जगह कार्रवाई करोगे तो आपके लिए भी फायदा हो जाएगा, आपके बच्चों के लिए भी हो जाएगा, और आपके जितने भी सह मेंबर हैं वहां पे, जितने भी और भी लोग हैं बिल्डिंग में, सोसाइटी में, उन सबको भी फायदा हो जाएगा। आपको ही सिर्फ कार्रवाई करनी है, तो कार्रवाई का नतीजा बाकी लोगों को भी मिल जाता है उसके अंदर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ठीक सर। मोरे साहब, सर जैसे अशोक जी ने बोला था नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस, अब वहां पे हमारे यहाँ पे भी सोसाइटी में है कि फ्लैट पिछले 25-30 साल से कोई आ रही है, लेकिन उनके जो रिलेटिव्स है, ओनर्स के जो डेथ होने के बाद उनकी बच्ची या जो भी है पोता, वो पेमेंट तो दे रहे हैं लेकिन फ्लैट मेंटेन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए भी हमें बायलॉज में कुछ प्रोटेक्शन करना चाहिए, क्योंकि उस फ्लैट की वजह से बाकी के फ्लैट को भी इफेक्ट होता है। क्योंकि अभी आप सोचो 30 साल से फ्लैट वैसे के वैसे पड़ा है, अंदर क्या हुआ रहेगा भगवान जाने, बिकॉज ही इज गिविंग फीस टू समवन और आउट ऑफ इंडिया है, लेकिन पेमेंट बराबर आ रहा है साल का साल। तो इसके लिए कुछ कर सकते हैं। इफ द फ्लैट इज नॉट मेंटेन, इसमें ऐसा है कि दो चीजें हो जाती है। अगर फ्लैट महाड़ा का है या सिडको का है, मतलब इन अथॉरिटियों का फ्लैट अलॉटेड है, तो आप उनको कंप्लेन कर करके आप उसको उनको अथॉरिटी फ्लैट खुलवा के इंस्पेक्शन करके रेमेडियल मेजर्स ले सकते हैं। लेकिन अगर सोसाइटी अपने फ्लैट बिल्डर से लिया और सोसाइटी बाद में बनी हुई है टेनेंट पीसी, टेनेंट को ओनरशिप में, तो आप फ्लैट के अंदर क्या हो रहा है उस पे अधिकार सोसाइटी का कुछ भी नहीं है, एक्सेप्ट फॉर अगर लीकेज हो रहा है या कोई डैमेजेस हो रहा है वगैरह, तो आप कुछ नहीं है। अब उसमें एक चारा ऐसा बचता है कि आप बीएमसी मुंबई में बीएमसी में सेक्शन 381 के अंडर में कंप्लेन कर सकते हो कि भाई हमें ये फ्लैट से ये फला चीज का तकलीफ हो रहा है। वहां पे पेस्टिंग नोटिस लगेगी और उनके अधिकार में है फ्लैट को खोल के उस चीज को रेमेडियल मेजर्स कर सके। लेकिन सिर्फ सरकारी लोगों को ही ये अधिकार है, सोसाइटी को अधिकार नहीं है। नहीं, लेकिन बायलॉज में हम कुछ कर सकते हैं क्या सर, कि अगर कुछ डाल सकते हैं? क्योंकि क्या है बायलॉज में इसमें नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि कोई कानून जो सोसाइटी पे लागू पड़ता है, बीएमसी है, फायर है, एमआरटीसी है, उसके विरुद्ध में आप कानून नहीं बना सकते हो। आप किसी का फ्लैट का ताला तोड़ के अंदर नहीं जा सकते हो। नहीं, अगर ऑफिशियली चाबी भी मिल जाए तो उसका पावर ऑफ अटॉर्नी लेना पड़ेगा आपको। नहीं, दूसरा पावर ऑफ अटॉर्नी लेना पड़ेगा। यस, बट दूसरा चीज मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये बायलॉज में जब हम मेंबर्स और इसके बारे में डेफिनेशन दे रहे हैं कि भाई ये जॉइंट मेंबर है, एक्टिव मेंबर तो वो तो चला गया, लेकिन एसोसिएट मेंबर है, तो क्या हम डाल सकते हैं बायलॉज में कि अगर फ्लैट आप ले रहे हो तो उसको साल में एक बार एटलीस्ट ही शुड कम एंड सी द फ्लैट और गिव समवन ऑफ द पावर ऑफ अटॉर्नी उस फ्लैट को मेंटेन रखे, जिसकी वजह से तकलीफ ना हो। क्योंकि ठीक है, ये अपन बायलॉज के कमेटी में डिस्कस कर लेंगे सेपरेटली। ओके।
So Kavita here, can I ask a question regarding 109 in the bylaw? Okay. It says that in Please 19, read out the bylaw number. You have said the bylaw number. Please read out the content of the bylaw for the benefit of our friends here. in 109 bylaw, it says that the committee shall finalize the draft minutes of every general body meeting of the society within 3 months of the date of the meeting and circulate the draft minutes amongst all the members of the society within 15 days of the meeting of the committee at which the draft minutes were finalized. The members of the society may communicate to the secretary of the society their observations, if any, on the draft minutes within 15 days of their circulation. The committee at its subsequent meeting shall prepare the final minutes of the general body meeting after taking into consideration the observations, if any, made by the members on the draft minutes and cause them to be recorded in the minutes book by the secretary of the society or any other person authorized in that behalf. My bylaw number 108. 109. 108 हमारे मैडम. सब थोड़ा बायलॉस का कैसा है कि जैसे बायलॉ आप लेकर आते हैं ना, वैसे बायलॉ का सीक्वेंस एक नंबर से ऊपर नीचे हो जाता है कई बार. Okay, okay. Okay, now, so my question over here is that if the committee has not circulated the draft minutes within the 90 days, is there any provision in law as to how one can reject this when we take it up in the next meeting? Okay. For that. Because I'll be very quick with this with you. 28 March last year we had an AGM. The minutes have never been circulated, but tomorrow they want to confirm those minutes after 51 weeks. So I want to know, is there a provision in law where we can say कि you cannot do this? Yes, there is. Now, when you call an AGM, you are going to call an AGM, and one of the agendas is to approve the minutes of meeting held on so and so date. That's right, sir. So when you read and approve it, what does the general body have the authority to approve or to reject, isn't it? Yes, sir. So this authority is available under section 72. Okay, sir. Section 72, not bylaw number 72. Okay. Section 72 MCS Act. Okay. तो उस मीटिंग में अगर आप ये बोलते हो कि this is not proper, this particular point is false, the majority has to say, and then it should be struck out. So that particular paragraph or clause, because of the general body majority decision, it has to be struck out. Okay. So they can continue with the meeting without actually approving the previous AGM minutes? You can, subject to, there are 2-3 criteria in this thing. अभी जैसे minutes में मानो 10 resolutions है. Okay. Are you going to disapprove all your resolutions? So that is 99.99% unlikely. Okay. ठीक है ना. जैसे कि AGM में एक resolution compulsory है to approve the membership transfers. आपने उसको अप्रूव कर दिया तो पूरा का पूरा AGM पिछले AGM का मिनट्स को आप डिसअप्रूव नहीं कर सकते. फिर एक क्राइटेरिया होता है उसके अंदर टू अप्रूव टू अपॉइंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर कमिंग फाइनेंशियल ईयर. वो भी आप उसको मना नहीं कर सकते. तो कुछ चीजें मना कर सकते हो. अब वो जो कुछ चीजें मना किया हुआ है आपने, मानो समझे दो रेजोल्यूशन को आप डिसअप्रूव करते हो, तो यू हैव टू पास दैट मिनट्स to the exception of these two resolutions, so that resolution will note down the minutes of so and so is passed subject to exclusion of resolution number so and so. The managing committee is directed to make appropriate corrections or it is deleted off, whatever wordings you use, but it can be done. Now what you have raised, we will use up our 5-10 minutes on this thing. I will invite Satyanarayan Sahab, More Sahab, Ashok Sharma Sahab and other Jindal Sahab to discuss on this thing. अभी आपने मुझे बायलॉस का ये बताया कि मिनट्स को है वो 90 दिनों के अंदर सर्कुलेट कर देना, और बायलॉ का क्राइटेरिया है. सो बायलॉस एक्ट में नहीं लिखा हुआ है और रूल्स में भी नहीं लिखा हुआ है. फिर उसमें एक बड़ा फनी चीज लिखा हुआ है कि मैं ड्राफ्ट बनाऊंगा उसको और उस ड्राफ्ट को मैं सर्कुलेट करूंगा जनरल बॉडी को. जनरल बॉडी का कमेंट्स आएगा उसके अंदर और फिर मैनेजिंग कमेटी उसको मिनट्स को फिर से रेक्टिफाई करेगी. करेक्ट. और फिर उसको फिर से
जनरल बॉडी को देगी. All this has to be done within 90 days. Now my question is, there are 200 members in a society. 200 मेंबर है. आपने मिनट्स का ड्राफ्ट सर्कुलेट कर दिया, उसमें से 10 लोगों ने अलग अलग पॉइंट्स को मिनट में चेंजेस बताए कि ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है. एंड उसमें से पॉइंट नंबर 2 पे ही 10 लोगों ने अलग अलग व्यूज दिए हुए हैं. यू गेटिंग योर पॉइंट? Yes. पॉइंट नंबर 2, रेजोल्यूशन नंबर 2 पे ही 200 मेंबर के सोसाइटी में से 10 लोगों ने अलग अलग व्यूज दिए हुए हैं. मैनेजिंग कमिटी हैज टू कंसिडर दैट थिंग एंड प्रिपेयर दैट ड्राफ्ट. बट दोज व्यूज आर कॉन्ट्रेरी टू ईच अदर. So what should the managing committee do in that case? किस का सुन के क्या क्या ड्राफ्ट चेंज करना चाहिए? मोरे साहब, आपका कमेंट प्लीज ऑन दिस थिंग. You have understood what I have said? Yes, sir. Madam, as per this thing, after general body meeting within a 3-month, managing committee has to give the draft minutes, and it should be circulated. Whatever the suggestion comes, but since it is the minutes of the meeting, try to understand this. So you have to explain it. If any suggestion comes which is not discussed or which is the member was not present, I don't think there should be any changes should be done. Correct me if I am wrong, sir. And as per my practice goes, I in my society, whatever it is discussed, we just throw it to this is a resolution either approved by or rejected by the member. We discuss whatever we want. We don't put so much point, Mr. So and so said so and so, then he contradicted this. We just say this is the suggestions for example, repairing fund. This is what we are required, and this has been approved or not approved. Because if you write all the history as per my this thing, there is no point. Everybody has got all his ideas, and from my opinion, the minutes of the meeting should be to the agenda. This has been discussed and it is approved. Whatever it is discussed, let the people fight among themselves. Because we as a managing committee, we cannot do anything. We cannot, if everybody comes and suggests us, it is very difficult for the managing committee to work. So whatever the agenda is there, if you are not present, sorry, your suggestion will not be accepted because it was your duty. If you want any changes, you want anything to be happen, you have to be there. As a member, you got a right. But you cannot claim afterwards कि अरे meeting में मैं नहीं आ पाया, मैं बाहर गया था, and my suggestion was this. You should have conveyed it to other members. There is no harm. It would have been discussed, and that member would have informed you what has been decided. You cannot cry afterwards. That is my suggestion. My question here is not about that. My question is, what if it is not circulated at all? In my case, it's 51 weeks. We have not had an opportunity to see if the minutes were even recorded correctly or no. So what is one supposed to do in the meeting tomorrow? You have to reject it, madam, isn't it? It's already informed. It is your discretion to reject it. A single member cannot reject it. But if the majority of them are there, you reject it outright. Okay, sir. Isn't it? And still if a single member is aggrieved, then the obvious way is to approach the corporate report and strike out those things which are not there. Okay, sir. सत्तर साहब, आपका कोई कमेंट इस चीज पे? ये प्रोसीजर के अंदर अगर हम क्लैरिटी ले आते हैं, समझ लो कि अनुभव के आधार पे ऐसे होता है कि भैया एजीएम हो रहा है, रिजोल्यूशन एजेंडा प्लेस किया हुआ है, उसके बाद में रिजोल्यूशन पास किया जाता है, तो उसी वक्त पे सारे मेंबर ध्यान रख के ये बोलें कि भैया रिजोल्यूशन लिखा जाए और पढ़ के सुनाया जाए, और इसको प्रपोज कौन कर रहा है और फिर बाद में सेकंड कौन कर रहा है, पास यूनानिमसली हुआ है या नहीं हुआ है कि मेजोरिटी से हुआ है, इस चीज की नोटिंग तो कम से कम की जाए, और उसके बाद में मिनट्स के अंदर उसको सेम एज इट इज वर्ड टू वर्ड उतार लिया जाए. सेकंड ऑल्टरनेटिव ये दिया गया है कि अनुभव के आधार पर कि भैया आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर लो करके. और मैडम का क्वेश्चन है कि भैया दिया ही नहीं गया है, तो सर आपने जो बिल्कुल सही बताया है कि कॉर्पोरेटिव कोर्ट में जाएं और अपना फाइल कर दें केस. इस चीज को कैसे दूर किया जाए, मिनिमाइज किया जाए, इसका सोल्यूशन मैंने आपको बताया है. तो सोल्यूशन में से हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर भी चुके हैं. जिंदा साहब, आपका कमेंट? तो मेरा कहना मतलब है, जैसे मैडम ने कहा है कि 91 बायलॉ कहते हैं 91 डेज में मिनट्स होना चाहिए. आई थिंक देयर शुड बी सम पेनल्टी और समथिंग इफ द मिनट्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन टिल 91 डेज. बाकी रेजोल्यूशन में क्या डिस्कस हुआ था और क्या विपरीत उन्होंने लिखा है,
That's the second part. First step is we have to divide in two parts. First is minutes should be distributed, AGM minutes should be distributed as per the proper time, and that should be in the bylaws. If it is delayed, then explanation should be given, and there shouldn't be much more delay. If further delays, some penalty should be there on the managing committee. Now, second is resolution. What was discussed and what it is different has been written. That will be it will be totally decided by the majority of the members, for which a total gimmick is there. Some members will say, no, this was not discussed solely. So that's a very big grey area. Okay, there are two things here now. आपने कंफर्म किया कि मेरे ख्याल से काफी लोग भी ऐसा ही कंफर्म करेंगे, जैसे कविता मैम ने बोला कि भाई इतने एक साल लगभग होने को आ गया, मुझे मिनट्स मिलाने हैं, मुझे मीन्स मेरे पूरे बाकी मेंबरों को भी मिनट्स मिलाने हैं. तो कहीं ना कहीं तो सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी का डेफिशिएंसी दिखता है, या तो कुछ चीज छुपाने लायक है, या तो लापरवाही कारण नहीं बांटा वगैरह वगैरह. और मेंबरों को उससे तकलीफ हो रही है. जैसे उदाहरण के तौर पे आपने 30 अगस्त को 100 रुपए मेंटेनेंस चार्जेस इंक्रीज किया हुआ है, आपको उसका रेजोल्यूशन देखना है, लेकिन वो रेजोल्यूशन अवेलेबल ही नहीं है, आप देख नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको बांटा नहीं गया, वो एक साल के बाद नहीं मिलने वाला है उस चीज को. तो आप नेक्स्ट मीटिंग में मेजोरिटी ऑफ देम अगर आके वो रेजोल्यूशन स्ट्राइक आउट कर देते हो तो 100 रुपए आपका लागू नहीं पड़ेगा. वही 100 रुपया जो मैनेजिंग कमेटी पिछले एक साल में खर्चा भी कर चुकी है. तो ये सब टेक्निकल चीजें आ जाती है. तो मैडम ने ये भी बताया कि ड्राफ्ट मिनट्स को सर्कुलेट करना है मेंबरों को और उनका कमेंट लेके आना है, और फिर उस कमेंट के बेस पे मैनेजिंग कमेटी को फिर मैनेजिंग कमेटी में बुला के फिर फाइनलाइज करना है. अभी मेरा प्रश्न ये आता है कि अगर 20 अलग अलग मेंबर उसी एक पॉइंट पे अलग अलग व्यूज दे रहे हैं, ईच कॉन्ट्रारी व्यूज दे रहे हैं, तो ये क्या फंडा है, इसको कैसे करना चाहिए? आप कितने लोगों को सुन के आप उसको चेंज करते जाओगे? Sunny, so also how many times will they make the draft minutes? Yes. So that this particular clause in the bylaw is defective for one reason. Because see, if they do it by law, if they do it in 90 days, and they're giving me 15 days, then by 105th day I have to make a response. But if I make a response and then they have to again draft it, they will do it after the 105 days, obviously. So no, let me clarify on this thing. थोड़ा सा खुलासा कर देता हूँ इसके अंदर. मानो आपका मीटिंग हुआ 30 अगस्त को मीटिंग हुआ, ठीक है, और आपको मिनट्स बनाना है, और आपके पहले आती हुई मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग में इसी मिनट्स को चर्चा पे लेना है. ओके. और इस मीटिंग के 15 दिनों के अंदर आपको ये मिनट्स मेंबरों को डिस्ट्रीब्यूट कर देना. दिस आर कॉल्ड फाइनल मिनट्स. अब फाइनल क्यों है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ 2 मिनट में. आई जस्ट रिपीट. 30 अगस्त को मीटिंग हुई, एक उदाहरण के तौर पे ले लो कि 20 सितंबर को आपकी मैनेजिंग कमेटी मीटिंग हुई. तो 20 सितंबर तक आपको जनरल बॉडी का मिनट्स को फाइनलाइज करके 20 सितंबर वाली मीटिंग में इसको अप्रूव करना है. ओके. और अगर अप्रूव हो गया तो 15 दिनों के अंदर आपको जनरल बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. ये एक पॉइंट हुआ. अभी इसका दूसरा पहलू, 20 सितंबर को अगर आपकी ये जनरल बॉडी की मिनट्स फाइनल नहीं हुई किसी कारणवश, कोई डिस्क्रिपेंसी आ गया, चेयरमैन बोला नहीं साहब ऐसा नहीं, ऐसा इसको चेंज कर दो, दूसरे मैनेजिंग कमेटी मेंबर बोलते नहीं ऐसा नहीं, ऐसा चेंज कर दो, तो ये चेंज करने के लिए फिर अगली मीटिंग का फिर समय मिलता है, अगली एमसी मीटिंग का. तो ये स्टार्ट से लेके एंड तक आपको टोटल 90 दिन मिलता है मिनट्स को फाइनल करके जनरल बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. वो आपने जो बोला 90 दिन प्लस 15 दिन, वैसा नहीं है. 15 दिन इज फ्रॉम अप्रूवल ऑफ द मैनेजिंग कमेटी. अगर 20 सितंबर को अप्रूव कर दिया तो वो 90 दिन का जो लिमिटेशन है वो खत्म हो जाता है. फिर आपको 15 दिनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. आपके पास रखने का कोई मकसद नहीं बनता है. दूसरा, आप जनरल बॉडी से कमेंट्स भी मंगा सकते हो, क्योंकि मैनेजिंग कमेटी कौन है आपके सोसाइटी में? मैनेजिंग कमेटी सेक्शन 73(1) के अनुसार आपकी गवर्निंग और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है. किस हक से है? क्योंकि आप उसको चुन के लेकर आए हो. आप उसको चुन के लेकर आए हो उसका काम करने के लिए. आप उसको ये नहीं बोल सकते हो ये काम इस तरह करना है, वो काम उस तरह करना है. यू कैन नॉट डिक्टेट, द जनरल बॉडी कैन नॉट डिक्टेट term
terms and conditions of administration and governance to the managing committee. They have been given independent authority and power under the act. आप ये नहीं बोल सकते कि जनरल बॉडी को तुला असं करायचं आहे, आपको ऐसा करना है, you have to do it this way. No sir, that is not permitted. That the law does not allow. अगर वैसा ही करना है तो 200 मेंबर अपना अपना आके करेंगे, बोलेंगे नहीं मेरे को इसका फाइल का स्क्रूटिनी करना, मेरा रिपोर्ट ऐसा है, फ्लैट नंबर 191 वाला आएगा अगले दिन, उसके बाद में और कोई आएगा, ऐसे करते करते पूरे सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी आएगी, जनरल बॉडी आएगी और बोलेंगे भाई इस ढंग से काम करना है आपको, उस ढंग से नहीं करना है. आपने चुना किस चीज के लिए उनको? दे आर नॉट योर सर्वेंट्स, इजंट इट? सो द अथॉरिटी, द पावर ऑफ द जनरल, द मैनेजिंग कमिटी इज यूनिक and supreme. The general body in its routine administrative and governance functions has got no authority to say in that. Similarly, ये bylaws में एक लेकुना है कि 15 दिनों का टाइम दो, जनरल बॉडी के पास भेजो, वहां से वापस मंगाओ, फिर चेंज करो, फिर वापस भेजो, ये चलता ही रहने वाला है. और फिर नया डिस्प्यूट होगा कि बाकी 20% मेंबर बोलेंगे नहीं मेरा भी ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड करो. ये तो कार्टेल बनता है. आपको तो पता है सोसाइटी में कार्टेल होता है. अभी किसी ने बताया मुझे, फातिमा मैम ने बताया कि कार्टेल चलता है सोसाइटी में. Yes. ठीक है, बोले दिलीप राव साहब. सर अपना सोसाइटी में अपन मैनेजिंग कमेटी नहीं तो अपन जो अपने ये लगते हैं मैनेजर रखते हैं उसको पेटी कैश अलाउंस 5000 मॉडल बायलॉज में दिया है, बराबर ना? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मॉडल बायलॉज में वही अपन सब इम्प्लीमेंट करते हैं. लेकिन मेरे ख्याल से वो रूल में कुछ अलग है क्या, ज्यादा अमाउंट है क्या सोसाइटी को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को? रूल में अमाउंट का वर्ड नहीं दिया हुआ, रूल में भी नहीं दिया और एक्ट में भी नहीं दिया हुआ है, इसीलिए बायलॉज बनाया गया हुआ है. आप बायलॉज में वो 500 रुपए से लेके 5 लाख रुपए 50 लाख रुपए भी आप कर सकते हो, तो जनरल बॉडी का डिसीजन है. अच्छा, नहीं कोई मेरे को ऐसा एक मैं सुना क्या रूल 107 में कुछ ऐसा अलग अलग सोसाइटी को लिमिट दिया है कितना कैश रख सकते हैं. फॉर एग्जांपल वो अपना शुगर फैक्ट्री रहेगा तो 5 लाख है, तो इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को 10,000 है, ऐसा कुछ मैं सुना हूँ. तो मतलब आपसे कंफर्म कर लूँ जरा, रूल में है, रूल 107. ओके. अपने बाकी एडवोकेट्स भी मौजूद हैं यहाँ पे. सत्यनारायण साहब एडवोकेट है, विक्रांत साहब एडवोकेट है, प्रकाश मोरे साहब एडवोकेट है, फातिमा मैम एडवोकेट है यहाँ पे. तो मोरे साहब आपका कोई कमेंट? नहीं सर, मेरा कुछ नहीं है इसके बारे में, क्योंकि 5000 तो मैं प्रैक्टिस में सभी जन यूज करते हैं. हाँ बराबर यूज करते हैं, लेकिन मैं भी फिर मेरे को मालूम होने का थोड़ा मैं देखा, रेफर किया मैं, तो रूल 100 मेरे ख्याल 7 ही है. वो उसमें अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलो तो देयर आर मोर देन अराउंड अबाउट 54 टाइप्स ऑफ सोसाइटी है. फॉर एग्जाम्पल मैं बोला शुगर फैक्ट्री को 5 लाख दिया है, तो ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी को 10,000 दिया है. ऐसा मैं भी देखा जा रहा है इसमें, कंफर्म ये कैसा है फिर? नहीं, मेरे हिसाब से सर ऐसा मेरा सर ये मानना है कि अगर आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं तो या तो वो अपन अमेंड कर सकते हैं, 5 का 10 कर सकते हैं, लेकिन बायलॉज है, बायलॉज इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ एक्ट्स एंड रूल्स, नो इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो रूल्स में जब 10,000 दिया होगा तो फिर बायलॉज में 5,000 देने का वजह क्या है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ. राव साहब रूल्स में तो ऐसा कुछ प्रोविजन दिया नहीं. 107 नंबर बोल रहे हो तो 107 में भी नहीं दिया हुआ है. 7 में तो 9 देखो सर, 107 में तो 9, दोनों में से एक है. तो ये अलाउंसेस वगैरह के बारे में है सर. वो हाँ डेली अलाउंस है, अलाउंस है वो डेली अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस है, ट्रैवलिंग अलाउंस 107A में इट इज कॉल्ड एज ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, सिटिंग फीस वगैरह वगैरह. उसका पेटी कैश से कोई संबंध नहीं है इसमें. No, but also all these expenses depends area-wise on the number of members in a society, etc. For daily kharcha, it cannot be standard throughout, even in a city like Bombay. Right from various expenses, number of people, members, amenities in the building, etc., etc. They all add up eventually. So they'll always be very different for each society's requirement. सर एक मिनट, ये बायलॉज है ना, बायलॉज नंबर 107C, उसमें क्या लिखा है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैश विच मे बी हैंडल एट ए टाइम एंड हु मे बी ऑथोराइज. 107C में दिया है. अब आपने उसमें सब वो दिया है, प्राइमरी सोसाइटी उसमें दिया है, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग सोसाइटी 5,000, स्पिनिंग मिल 1 लाख, शुगर फैक्ट्री 5 लाख. वैसा उधर सीरियल नंबर 16 में दिया है हाउसिंग सोसाइटी 10,000, और टोटल 17 ही है उसमें. तो हाउसिंग सोसाइटी का 16 नंबर में लिखा है 10,000.
एज अ डेयरी सोसाइटी का है 5,000, एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी 10,000, फिशरी सोसाइटी 10,000, इंडस्ट्रियल इस्टेट 10,000, ऐसा अलग अलग अमाउंट दिया है। उसमें हाउसिंग सोसाइटी 10,000 ऐसा लिखा है रूल्स में 107C। 107 रूल में ये लिखा हुआ है, आप जो बोल रहे हो, हाँ आप जो बोल रहे हो ना कि आई जस्ट रीड इट आउट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैश या which can be handled at a time, हाँ at a time. एट ए टाइम। So yeah, so all those things are given over there. तो उसमें हाउसिंग सोसाइटी सब 10,000 है ना? हाउसिंग सोसाइटी दिया हुआ है 18 नंबर पे, हाँ सॉरी, 300 रुपए दिया हुआ है उसके अंदर। हाउसिंग सोसाइटी नहीं सर, मेरे में इसमें हाउसिंग 16 नंबर में हाउसिंग सोसाइटी 10,000 लिखा है। मेरा ये नंबर इंडस्ट्रियल सोसाइटीज लिखा हुआ है सर ये। ऐसे फिर मेरा ये जो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट्स एंड रूल इसका है, अभी का है अमेंडेड अप टू 2029 ओके, अमेंडेड अप टू 2029, उसमें 154 का भी वो क्लॉज भी आयल है, अपना नवीन जो अभी ये इंसर्ट किया है सोसाइटी का। तो मेरे ख्याल से ये अपडेटेड है 107C। लेट मी चेक, 1 second only. 107. 107 Yes, you are correct. Housing society 10,000 rupees. 10,000 या और बायलॉज में लिखा है अपना वो बायलॉज नंबर ये है 144, लिमिट फॉर मेंटेनिंग कैश ऑन हैंड 54, अपना उधर 5,000 लिखा है, बायलॉज नंबर 144। You raised a very good point. Very good point. In fact, thank you for it, Rao sir. थैंक यू सर, thanks a lot. So something has come up just now in the last 5 minutes. I've received a notice just now from my society. We're having an AGM tomorrow morning in reference to sinking fund replenishment. I've asked this question, I think, on the chat also. They've sent the working basically for the next 15 years, how to replenish it. I've been to the registrar's office in the course of the last week, and they have also confirmed that sinking fund has to be replenished. There are laws number that says that it does not need to be replenished. What is the amount of sinking fund as per the bylaw? Is it 0.25 or something? Yes, sir. Yeah, 0.25 of construction cost of society. Okay. Flat. So So they will in the bill, what are you going to raise that 0.25 separately? Yes. And this replenishment separately? Yes. Okay. In bylaw number 65, 66, 67, is there any head of account called sinking fund? 65, 66 and 67. Okay. तो sinking fund वहाँ पे दिया हुआ है। Okay. तो bylaws में replenishment of sinking fund कहीं दिया हुआ है क्या? There is no such head of account, isn't it? 65 and probably Creation of sinking fund है क्या? Creation? not there, sir. Replenished. Sinking fund is given in bylaw number 13. Yeah, 13. Creation But of in fund. collection of the amount from members, it is given under bylaw 65 or 66. Correct, sir. I have ठीक 66. है। अब उसमें जो लिखा हुआ है sinking fund लिखा हुआ है, मतलब sinking fund आप member से ले सकते हो bylaws के हिसाब से, and you are bound by the bylaws. Yes. Is there anything in the bylaws which states कि replenishment of sinking fund भी ले सकते हो क्या? No, sir. नहीं है। अभी एक्ट के अनुसार जो चार्जेस आप ले सकते हो वो चार्जेस ले सकते हो जो बायलॉज में लिखा हुआ है। Okay. बायलॉज की पूरे किताब में आपको रिप्लेनिशमेंट ऑफ सिंकिंग फंड आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। Okay. So hence the societies has no right to collect from it, and you have full right not to pay for it. And the matter will have to be adjudicated only and only before the cooperative court. Okay. डिप्यूटी रजिस्ट्रार इसमें कोई कार्यवाही नहीं करेगा। अगर ये रिप्लेनिशमेंट ऑफ सिंकिंग फंड बायलॉ के अंदर होता 65 में 66 में, हाँ जी। तो आप उसको पक्का कलेक्ट कर सकते थे। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन पास करना बायलॉ के रिलेटेड में, तो बायलॉ को अमेंड करना होगा, और अगर बायलॉ रिलेटेड नहीं है तो जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन आप पास कर सकते हैं। पर चूंकि सिंकिंग फंड बायलॉ रिलेटेड है, तो जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन अगर पास करते हो तो बायलॉ को अमेंड करोगे तभी ये लागू पड़ेगा। Okay. You got it? So sinking fund to raise above 0.25, you have to pass a bylaw, you have to pass a GB resolution to raise sinking fund from 0.25 to 0.30 and make that amendment into the bylaw.
Okay. If you have not made amendment to the bylaw, then you cannot charge this 0.30%. Okay. I will just repeat. जो bylaw में है उसको अगर आप GB resolution में change कर रहे हो तो then it amounts to changing of the bylaws. तो bylaw में amend करना जरूरी है. अगर नहीं किया तो वो legally enforceable नहीं रहेगा. Okay. Have you understood this one, ma'am? So the replenishment by not being as replenishment in any of the sections or bylaws numbers, we Yes. cannot be charged. But Cannot be charged. Cannot be charged. But No, we ma'am. cannot make an amendment also to the bylaw that replenishment in future, right? You can make an amendment to the bylaw. सर मैं There should be a proper notice agenda Yeah. and GB resolution for the same Okay. to make amendments in the bylaw. You cannot just simply pass a resolution. The resolution has to state that this particular point pertains to the bylaw and the bylaw amendment is hereby approved to the extent of so and so and so and so so and so. So replenishment can be included. Yes. But if you need to change the bylaw for this. Okay. हेमंत जी Thank you. राव साहब बोलिए वो only half. हेमंत जी ये क्रिएशन ऑफ सिंकिंग फंड बायलॉज में लिखा है ना क्रिएशन उसमें वर्डिंग Yes. क्या लिखा है वर्डिंग ऐसा है द सिंकिंग फंड एट द रेट डिसाइडेड एट द मीटिंग ऑफ द जनरल बॉडी सब्जेक्ट टू द मिनिमम ऑफ 0.25 Yes. तो उससे भी ज्यादा भी कर सकते हैं एजीएम Yes. और वो resolution में आपको bylaws में amend करना पड़ेगा. हाँ Okay, you have to amend it in the bylaws. आपने जनरल बॉडी में 0.25 की जगह में 0.50 कर दिया हाँ और बाद में वो रजिस्ट्रार के पास अप्रूव करके लेना पड़ेगा उनको करके लो आपने नहीं अप्रूव किया हाँ या आपने 2010 में आपने ये सारा प्रोसेस किया जो आपने बोला और अप्रूव नहीं किया और 2018 में अनिल भाई ने आपके सोसाइटी में फ्लैट खरीदा लिटिगेशन वो क्या बोलता है आई अंडरटेक टू अबाइड बाय द बायलॉज करेक्ट है ना कहीं तो लिखा हुआ है करेक्ट करेक्ट तो आपका रेजोल्यूशन बायलॉज में तो 0.25 लिखा है तो मैं क्या अवॉइड करूंगा मैं So that is why anything which is supposed to be changed, which is existing in the bylaws, cannot be changed only by a general body resolution. Bylaws will have to be amended. Mr. Satyanarayan, आप कुछ बोल रहे थे? We will conclude it after this thing. हाँ सर ये कैश इन हैंड के बारे में जो चर्चा हुई 10,000 रुपया हमें मतलब सरप्राइज हो रहा था कि 10,000 रुपया कहाँ से आ गया. मेरा सवाल ये है कि एमसीएस एक्ट के अंदर जब हाउस चैप्टर इनकॉर्पोरेट किया गया तो उसको लेजिस्लेशन ने पास किया और उसके बाद में इनकॉर्पोरेट हुआ और मेरी जानकारी के अनुसार ये एमसीएस रूल अभी तक लेजिस्लेशन में आया ही नहीं है. 2014 में नया रूल आया हुआ है सर, अमेंडमेंट आया हुआ है. हाँ सर 2014 में आया. 2019 में जब ये हाउसिंग चैप्टर हुआ उसके बाद में उससे रिलेटेड कोई एमसीएस रूल में अमेंडमेंट नहीं आया. रूल अब नहीं आया हुआ सर, तो जो रूल पहले बना हुआ है वो लागू रहेगा. वही लागू रहेगा. रूल पे काम चालू है मेरे ख्याल से अभी वो आने हाँ वाले काम हैं। चालू है यही मैंने चालू भी है। सुना है कि काम या। चालू है. पूना में रूल पे काम चालू है अब हाँ within a few days हाँ, or months few months itself, it will be it will be come into the हाँ यही जानकारी मुझे ही चाहिए क्या? कि रूल पे काम चालू है करके ऐसा मालूम. ठीक है. 14 एडवोकेट फातिमा मैम, आर यू देयर? योर concluding Yes, words sir, for I'm there. today if you are there, madam. Yes, sir, I'm there, very much there. Thank you, sir. Yes, sir, as usual, wonderful session. Nice to hear you speak and so many people saying so many things. So lots to work on for creating that bylaw amendment list that we are deciding to do. And thanks for everyone's participation and bringing so many points to our notice, sir. Okay, thank you, ma'am, for your kind words. Now, with the permission of all the participant friends, we will conclude today's webinar. Thank you all friends for attending and supporting this knowledge sharing webinar. Wishing all friends a healthy and peaceful life forward. Thank you everybody and bye-bye. thank you Hemant ji, thank you. Thanks a lot.